चलिए, तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, कुछ बेसिक चीजें समझ लें आप। ये बुक जो है लिखा गया था उस समय, चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने जो है बुक लिखी थी। और आप सभी को पता है बाद में ये देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने। इन्होंने एग्जैक्टली ये बुक लिखने का टाइमिंग क्या है, तो ये इनके इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम था वो 1942 से 1945 का टाइम था। ठीक है, तो ये अहमदनगर फोर्ट में जो है वहाँ पे जो है ये किलाबंद थे एक तरह से, जेल में थे, और उस दौरान जो है ये बुक लिखी गई है। ठीक है, इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाय ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी। और अभी जो फिलहाल ये अहमदनगर फोर्ट है, ये देखा जाए तो ये महाराष्ट्र में है। आ, ठीक है, द बुक वाज फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया इन 1946। ये पहली बार जो बुक पब्लिश हुई थी ये 1946 में पब्लिश हुई थी, और उस समय ये अपने समय की बेस्ट सेलर थी। ये कुछ ऊपर ऊपर की चीजें हैं जो मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में विकिपीडिया पे जो बेसिक लेवल की जानकारी है वहां से हम बता रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक लेवल की जानकारी है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये बेसिक लेवल की चीजें एकदम आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये भी कम है, अभी बहुत सी चीजें हम अपने नोट्स में अलग से लेकर आए हैं जो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन यहाँ से आप ले लें। उसके बाद से अगर हम देखें कि इसमें क्या बताया गया है, तो जो थोड़े से में विकिपीडिया ने बताया है वो देख लें। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये ट्रेस करता है जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू द फाइनल ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज। बहुत बड़ी बात है, यानी इंडिया जो है एग्जैक्टली एंशिएंट हिस्ट्री, यानी जो वैदिक एज है जहां से आपके इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है, वहां से लेके जो फाइनल ईयर्स है, जब तक अभी ब्रिटिश राज वहां पे था, जिस समय वो जेल में थे, उस समय तक की सारी घटनाओं को इन्होंने एक आपके सामने, एक जर्नी आपके सामने रख दी है, एक पूरी सीनरी आपके सामने रख दी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जा रहा है। नेहरू ड्राज ऑन हिज ओन नॉलेज ऑफ द उपनिषद। वहां पे नेहरू उपनिषद के बारे में, वेद के बारे में, और जो भी एंशियंट हिस्ट्री के टेक्स्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उस समय के डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में। और वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सभी को पता है कि ये सिविलाइजेशन भारत की पहली सिविलाइजेशन थी, और बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। बहुत अच्छे घर बने हुए थे, हर प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो इस सिविलाइजेशन से उन्होंने शुरू किया है, और फिर आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूइंग थ्रू सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इंट्रोड्यूस बाय सक्सेसिव फॉरेन इन्वेडर्स। और फिर उसके बाद जो भारत पे अलग अलग जो विदेशी आक्रांता आए, जिन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया, फिर उनके अंतर्गत जो सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप इंडिया में देखते हैं, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाने और बताने की कोशिश की है, कल्मिनेटिंग इन द कंटेम्पोररी पीरियड ऑफ हिज टाइम। और फाइनली आप देख रहे हैं कि किस तरह अब जो है, जब लगभग ये 1942-44 के समय के लिखा गया है, तो उस समय तक किस तरह जो है ये पूरा जो है पीरियड डेवलप किया है, उस चीज को आपके सामने रखते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि भाई इनको किस लिए इम्प्रिजन किया गया था। जब ये बुक लिखे थे तो ऐसा क्या रीजन था, किस वजह से इनको इम्प्रिजन किया गया था, जेल में डाला गया था। तो क्या वजह थी? तो सबसे पहले आप लोग को अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1942 में एक बहुत ही फेमस मूवमेंट शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। ये आंदोलन काफी बड़े लेवल पे था, और फिर अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर हम ये आंदोलन सफल हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर भी अलग अलग विदेशों से, अलग कंट्रीज से भी दबाव बन रहा था भारत को स्वतंत्र करने का। तो इन्होंने कहा कि अब ये ज्यादा दुनिया के पटल पे आना नहीं चाहिए, ज्यादा भयानक रूप नहीं लेना चाहिए। तो जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया अलग अलग जेलों में। तो इसी तरह से जो है इनको भी अहमदनगर फोर्ट में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, एलॉन्ग साइड अदर इंडियन लीडर्स, और भी दूसरे लीडर्स के साथ। नेहरू यूज दिस पीरियड टू डॉक्यूमेंट हिज रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पास्ट। लेकिन नेहरू कहा जाता है, बड़े लोग तो अपनी कठिनाइयों में भी कुछ बड़ा कर जाते हैं।
तो वही चीज़ है कि जेल में बंद हैं, लेकिन उस समय के टाइम को भी इन्होंने 2.5 साल का लगभग समय था, इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कुछ अच्छा काम करें, और जो भी इनका अंडरस्टैंडिंग थे इंडिया के पास्ट का, उसको डॉक्यूमेंट के रूप में इन्होंने आपके सामने रख दिया, इस बुक के फॉर्म में आपके सामने ला दिया। द बुक प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर आप देखें तो इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही ब्रॉड तरीके से ये बुक आपके लिए प्रेजेंट करता है, फिलॉसफी को दिखाता है, इंडिया के कल्चर को दिखाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस, और स्पेशली किसके द्वारा, एक ऐसे इंडियन के द्वारा जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से आप इंडिया को कैसे देखते हैं, ये बुक में आपको दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई। इसमें ये समझ लीजिए कि अ, अभी तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इतना विद्वान तो नहीं हुआ है। अगर बात की जाती है कि भारत का सबसे योग्य प्रधानमंत्री, तो अब आप क्या बोलें, योग्यता का अपना-अपना चयन हो सकता है। लेकिन अगर सबसे स्कॉलर, सबसे टैलेंटेड अगर कोई प्रधानमंत्री थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो-जो किताबें लिखी हैं, जो लैंग्वेज का यूज़ किया है, आज भी लोगों के लिए आसान नहीं है। इनकी जो है देखिए, ये जो बुक आई थी 595 पेज, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। 595 पेज की बुक आई थी। इस बुक के पब्लिशर का नाम है जॉन डे। ये यूएस में बुक पब्लिश हुई थी, इंडिया में पब्लिश नहीं हुई थी। मेरिडियन बुक्स, ठीक है? तो 2 प्रकार के पब्लिशर थे, एक मेरिडियन बुक के द्वारा पब्लिश हुआ और दूसरा जॉन डे के द्वारा। अमेरिका में जॉन डे और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में जो है आपके मेरिडियन बुक्स के द्वारा ये पब्लिश किया गया। और जो है इंडिया में जब ये पब्लिश हुआ, तो इंडिया में जो है पब्लिशर विदेशी थे, ठीक है? लेकिन इंडिया में ये बुक जो है पब्लिश किया गया था कोलकाता में, सिग्नेट प्रेस, ध्यान रखिएगा, सिग्नेट प्रेस जो है वहाँ पे पब्लिश हुआ है, और ये 14 नवंबर 1946 को पब्लिश हुआ था। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब 14 नवंबर का दिन आप लोग याद करके मुझे बताइए कि क्यों फेमस है? 14 नवंबर को ही पब्लिश करने का क्या रीज़न था? ये बहुत बड़ी बात है भाई। चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, सिर्फ़ इतनी ही बात आप जानते हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 लैंग्वेज में बुक आई थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बिल्कुल। तो याद रखेंगे आप लोग, ये जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी है, ठीक है? यस, प्रोबेबली ये जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी होगा। और जो है इन्होंने ये कहा था कि इनसे पूछा गया था कि भई हर किसी के दिन को एक जो बड़ा व्यक्ति होता है तो उसको बोला जाता है। अच्छा, वो 5 सितंबर है, 14 नवंबर क्यों है? अच्छा, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे तो अच्छा वो शिक्षक दिवस है भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, शिक्षक दिवस राधा कृष्णन जी का माना जाता है, और इनका जो है 14 नवंबर है, ठीक है, बहुत सही। तो 14 नवंबर को अपने बर्थडे को जो है इन्होंने जो है अ, उसी दिन अपनी इस बुक को निकाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है, हैं? तो अब आप लोग मेजर-मेजर इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन जो एकदम तय है कि अगर बेसिक लेवल पे वो जाएँगे तो क्या-क्या पूछेंगे। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहली बात कि इनके इम्प्रिजनमेंट का टाइम क्या था अहमदाबाद फोर्ट में, तो आप बताएँगे 1942 टू 1945। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि ये बुक कब पब्लिश हुआ था, तो इट वाज़ पब्लिश इन 1946। ठीक है। और इसके अलावा जो है बुक में क्या प्रेज़ेंट किया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से पूरी इंडियन हिस्ट्री कहाँ से लेके एंशिएंट टू लेके ब्रिटिश राज तक, जिस समय तक वो थे प्रेज़ेंट डे तक, ठीक है? बुक एग्ज़ैक्टली पब्लिश कब हुई थी, ये भी एग्ज़ैक्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, 14 नवंबर 1946, क्योंकि ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि ये बच्चों से जवाहरलाल नेहरू जी बहुत प्यार करते थे, और इसीलिए बच्चों के लिए जो है बच्चों की वजह से ही इनका नाम जो है इनके बर्थडे को चिल्ड्रन डे के रूप में हम मनाते हैं। तो उसी दिन को यादगार रखने के लिए उस दिन ये पब्लिश किया गया था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इनके साथ क्या और भी, यस, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है, बिल्कुल। आप सभी ध्यान देंगे कि ये अपने कोट पे गुलाब का फूल भी रखते थे, बहुत इनको पसंद था, और अक्सर जब बच्चों से मिलते थे तो उस गुलाब के फूल को देते थे। नेहरू एक्नॉलेजेस दैट सम कंटेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फेलो प्रिजनर्स एट अहमद
नगर फोर्ट, इनके कुछ साथी लोग भी थे जिससे ये कंटेंट मतलब प्रभावित था। इसका मतलब ये है कि ये बात करते हैं उन लोगों से, भई आप जेल में हैं तो आपस में बात करेंगे ना जो आपके साथी होंगे। तो जब आप बात करते हैं तो उनसे भी आपको बहुत कुछ इनपुट्स मिलते हैं। तो वो बुक में निकल के आया है, इन्होंने मेंशन किया है कि किन-किन लोगों का भी एक तरह से उनका डिस्कशन या उनसे बातें योगदान मेरे लिए काम की है। उसमें मैल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे। गोविंद बल्लभ पंत, नरेंद्र देवा एंड असफ अली। तो इन लोग का भी जो है योगदान वो मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है वहाँ पे उनके साथ इन्होंने डिस्कशन किया, इनसे काफ़ी बातें हुई, तो वो काफ़ी हेल्प की इनको जो है उस चीज़ में, ठीक है? अब आपको जो है जवाहरलाल नेहरू के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। उससे पहले मैं और 2-3 बातें यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जो बुक है, इस बुक पे बेस करके एक बहुत ही फेमस टेलीविज़न शो आया था। ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये बताइए कि कौन-सा इंडियन टेलीविज़न शो है, जो कि बेस्ड है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। तो आप लोग को शायद ध्यान ना हो, पता ना हो, तो आप इसे नोट कर लें। ये बुक का नाम, इस शो का नाम है भारत एक खोज। शो का नाम है भारत एक खोज। ये 1988 में आया था, भारत एक खोज। और ये बहुत ही बड़े, उस समय के बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे, श्याम बेनेगल। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बड़े डायरेक्टर थे ये। हुँ। ये दूरदर्शन चैनल पे जो है, नेशनल दूरदर्शन चैनल जो है भारत का, उसपे जो है भारत एक खोज नाम से ये पूरी सीरीज़ आई है। और मैं देख रहा था, ये आज भी आप देख सकते हैं। हुँ। तो इसमें देखते हैं। और दूसरी बात है, क्लास 8 में अगर आप देखेंगे तो क्लास 8 में भी आपको जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक पार्ट आपको मिलेगा। इस बुक का एनसीईआरटी के करिकुलम में रखा गया है। और ये जो भारत एक खोज है, इसमें टोटल 53 एपिसोड थे। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एडाप्टेशन के रूप में, जो आप सभी को जानना चाहिए, वो मैं बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद से जो है अ, आपको जवाहरलाल नेहरू के कुछ और बहुत ही फेमस वर्क हैं, उनके भी नाम याद रखने हैं, चूँकि एज़ अ राइटर भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो बी रेडी फॉर दैट। पहली बात तो आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। 1947 से तो प्राइम मिनिस्टर ये शुरू हुए, और दुनिया के सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले ये प्राइम मिनिस्टर थे, शायद अब नरेंद्र मोदी जी इनको पछाड़ देंगे। तो 1947 से लेकर कब तक ये रहे प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, बी रेडी फॉर दैट। अब आप लोग मुझे बताएंगे। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर 1929 में, बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर्स, बहुत अच्छे अच्छे। देखो, ये ऐसे फादर थे, अपनी बेटी को जो उस समय के पॉलिटिकल मुद्दे या कुछ भी इमोशनल बातें, अपनी बेटी को लेटर लिखते थे ये। ठीक है, इनकी बेटी भी इनको लेटर लिखती थी। बहुत ही शानदार लैंग्वेज, बेहतरीन तरीके से थॉट प्रोसेस, आप देखिए क्या बात थी। ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा था 1936 में, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आप देखें तो ये जो दूसरी बुक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये क्या करते हैं, ये पूरे भारत की हिस्ट्री बता रहे हैं, एंशिएंट टाइम से लेके। बहुत अच्छा चंचल जी, 1947 टू 1964। चंचल जी, आपने चेक कर लिया है गूगल से अच्छे से? तो ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। हाँ, टिल डेथ तक, ठीक है। जब तक ये जीवित रहे तब तक प्रधानमंत्री रहे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक तरफ जहाँ इंडिया के हिस्ट्री की बात करती है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड के हिस्ट्री की बात करती है। आप सिर्फ इन 2 बुक की बात करिए। क्या लगता है आपको, कितने महान व्यक्ति हो सकते हैं, कितने नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं कि अच्छा, 15 अगस्त 1947 से 27 में 1964। ठीक है अंजलि जी, बहुत अच्छा, थैंक यू चंचल, अंजलि। आप सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार। विजय लक्ष्मी, ओके, दिव्या, चलिए यही 3-4 लोग हैं, रुचि कुमारी, अनीता पांडे, सोनम। तो चलिए ठीक है। तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे। तो ये बेसिक लेवल के जितनी जानकारी थी, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा मैं बता चुका हूँ। अब 2-3 बातें और आप लोग को इसलिए ध्यान रखना है कि शायद वो भी पूछ दे। वो दोनों पोयम भी आपके सिले एक पोयम है आपके सिलेबस में,
स्टॉपिंग बाय वुड्स। तो उसकी कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू इस खत्म मतलब इस पोयम को बहुत पसंद करते थे, जब इनकी डेथ हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के टेबल पे एक पेपर पड़ा हुआ था, जिसपे जो है लास्ट लाइन लिखी हुई थी, एक पेज उसपे, "वुड्स आर लवली, डार्क एंड ग्रीन, आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप"। वो वाली जो लाइन है, बड़ी ही फेमस लाइन है, तो वो आपको लाइन्स जो है मिलती है, ये भी आपके एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू के टेबल पे कौन से पोयम का जो है लाइन्स पड़ी हुई थी, लास्ट लाइन या वो कौन-सी लाइन थी, तो वो याद रखना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आपको जो प्रधानमंत्री वाला मैंने बताया, वो ध्यान रखना है, ठीक है? ये 2 बातें थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, जो आपको अलग से आपको यही ज़्यादा पूछने की मतलब वो पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो है ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन-सा वर्क नहीं है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका जवाहरलाल नेहरू का, या फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड हिस्ट्री बताने के लिए कौन-सी बुक लिखी है? ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री को किस बुक में डिस्क्राइब किया है? ठीक है? या जवाहरलाल नेहरू के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो संभावनाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इच्छा है कि मैं आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँ, जो आप एग्ज़ाम में आए तो अच्छा कर पाएँ। तो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, चीज़ें बहुत हैं, समय मेरे पास कम है और आप लोग सीरियस भी कम हैं। तो दोनों बातें हैं, इसलिए थोड़ा-सा जो है हम बहुत फ़ास्ट चलेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज़ रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग हिज इन ध्यान दें इनकैरसेशन। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। इनकैरसेशन वर्ड देखिए अपने आप में बहुत बेहतरीन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? बंदीकरण, कैद, यानी कैद के दौरान, जेल के दौरान जब इनको जेल किया गया था, बंद थे ये, तो अहमदनगर फोर्ट में। अब यहाँ पे देखिए 1946 लिखा है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे 1944 है। इन्होंने बुक को जो है 1944 में लिखना शुरू किया था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। दिस पीरियड मार्क्स इन 9th टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब मैंने कहा ना कि जो विकिपीडिया में नहीं, उससे बहुत सी बेहतर-बेहतर चीज़ें मैं अपने नोट्स में लेकर आया हूँ। अब ये जो पीरियड है इनका 9th टर्म था इम्प्रिजनमेंट का। इसके पहले भी ये कई बार आ चुके थे और ये 9वीं बार जो है ये जेल में आए थे। एंड ही रोट द मैन्युस्क्रिप्ट ओवर अ स्पैन ऑफ 5 मंथ्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, ये 5 महीने के दौरान लिखा है। अब फिर आपके दिमाग में आ सकता है सर वो 5 महीना कौन-सा है? ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो सकता है और वो मैं थोड़ा-सा आप लोग को ओरिजिनल टेक्स्ट से दिखाना चाहूँगा। ये आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ओरिजिनल टेक्स्ट है और आप देखें सिग्नेट प्रेस कलकत्ता के द्वारा ये पब्लिश है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ ये किसको डेडिकेट किया गया? कुछ चीज़ें जो बुक में दिख रही हैं वो मैं दिखाते जा रहा हूँ। ये किसको डेडिकेट किया गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माय कोलीग्स एंड को-प्रिजनर्स इन द अहमदनगर फोर्ट प्रिजन कैंप फ्रॉम। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, अहमदनगर में कब से कब तक थे? तो अगर आप देखें तो लगभग 3 साल का समय है ये। हुँ। भई 3 साल से थोड़ा कम समय है। ढाई साल कह सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ढाई साल का समय है लगभग। तो आप देखें कि अगस्त 9 से लेके 1942 और मार्च 28 तक 1942 से लेके मार्च 28 1945 तक ये जेल में थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये सारी बातें याद रखनी है, एग्ज़ैक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ टाइम पीरियड बताओ। उनके जेल में रहने का एग्ज़ैक्ट टाइम पीरियड क्या है? तो ये टाइम पीरियड है, ये याद रखना है, इनकी एग्ज़ैक्ट बुक में दिया हुआ है। दूसरी बात आपसे देखो कहानी और भी बताई जा सकती है, लेकिन वो जो बुक है उसको दिखाना मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि किसको डेडिकेट किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेडिकेट इन्होंने किसको किया है? ये जो को-प्रिज़नर्स हैं, उनको डेडिकेट किया है इन्होंने। अहमदनगर फोर्ट के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा, जो एग्ज़ैक्टली देखो मैं फालतू चीज़ें तो 100 चीज़ आपको बता दूँ, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए। अब आपको ये पूछा जाए कि ये बताओ 5 महीने वो कौन-कौन से थे? तो 5 महीने देखो 5 मंथ्स में बुक लिखा गया है, इन्होंने अपने प्रीफेस में ये बात की गई है और 5 महीने वो अप्रैल से लेके सितंबर तक के थे, तो ये भी याद कर लीजिए, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा कोई बाहर है।
लो, ये अब मुझे खोल के दे दो, इधर इधर सुनिए, मुझे खोल के दो। और अंदर अच्छे से थोड़ा सफाई करिएगा, पिछली बार भी नहीं किए हैं। कपड़े आपको कल मिलेंगे, कल मिलेंगे कल। ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरी आवाज जा रही है सभी को? मैं ऑडिबल? तो अच्छे अच्छे आपको दिख रहा है यहाँ पे सारी चीजें कि ये बुक जो है वो 5 महीने कौन कौन से थे, तो वो अप्रैल से लेके सितंबर। लेकिन आप अगर जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 5 महीने, तो ये तो 6 महीने दिख रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने दिख रहे हैं, आप कह सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली जो पहली डेट है, जिस डेट से बुक लिखनी शुरू हुई थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो बुक है 13 अप्रैल। ये बुक एग्जैक्टली ये मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है, ताकि आप बहुत डीपर लेवल पे आपके लिए चीजें लेकर आते हैं, अगर आप कभी ध्यान दो तो वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमने नोट्स में इस बात को बड़ा मेंशन किया है कि जो फर्स्ट एंट्री है इस बुक की, पहली शुरुआत जो डेट है वो क्या है? अप्रैल 13 1944। ये एग्जैक्ट वो डेट है जब पहली बार इस बुक का लिखा शुभारंभ हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए अब 13 अप्रैल से शुरू होगा, तो वो आपका जो है 5 महीना जाएगा, क्योंकि सितंबर के मिड तक इन्होंने लिखा होगा। एंड आफ्टर ही हैड ऑलरेडी सब 20 मंथ ऑफ हिज टर्म। और उस समय तक ये अपने जेल का जो है लगभग 20 महीने जो है बिता चुके थे। ठीक है। सिंस नेहरू हैड नो अपॉर्चुनिटी टू रीड। अब ये फिर एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये बताओ कि नेहरू ने इतनी मोटी बुक लिख दी 595 पेज की, और क्या उस बुक को वो 5 महीने में लिखे? अब वो फिर बाहर आ गए, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बिजी हो गए, तो सिंपल सी बात है, अपने बुक को दोबारा इनको पढ़ने का समय नहीं था। ठीक है। और ये कोई राइटर नहीं थे कि इनके पास वो बैठ के उसको चेक करें बैठे हैं कि हमको हिट होना है। तो इन्होंने क्या किया? फिर सिंपल सी बात है, इनके बुक को कौन एडिट करेगा? तो इनकी बुक को एडिट करेंगी इनकी बेटी इंदिरा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इनके बुक को दोबारा री रीड करने का काम और एडिट करने का काम, पब्लिकेशन से पहले का सारा काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी भी उतनी ही ज्यादा टैलेंटेड होगी, तब जाके इतने कठिन लैंग्वेज को री रीड करके समझ के चीजों को कर रही होगी। तो ये है। अब बुक में देखें, बुक फीचर्स 2 4 वर्ड्स। अब देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगी, और हर तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। बुक के 2 4 वर्ड हैं। 4 वर्ड आप समझते हैं, जो बुक के शुरू में रहता है। ठीक है, जिसमें लोग उस बुक के बारे में बताते हैं। एक तो प्रीफेस होता है जो आथर लिखता है। 4 वर्ड कौन होता है? जो बुक के बारे में कुछ एक अपना ओपिनियन देते हैं कुछ लोग। तो इसमें जो है, एक ओपिनियन दिया है इंदिरा गांधी जी ने, कब दिया है? 1980 में इस बुक के बारे में उन्होंने 4 वर्ड लिखा है। और दूसरा ओपिनियन सोनिया गांधी जी ने दिया है, वो कब दिया है? 2004 में। तो यानी बुक जो है, अगर आप देखें तो 2 बार इसमें 4 वर्ड लिखा गया है इस बुक में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी ने क्या बोला था जब ये अपना 4 वर्ड लिखी थी? तो उन्होंने उसमें जो है अपने फादर के नेचर के बारे में इस बुक में लिखा था, और काफी इंपॉर्टेंट है। बुक्स फैसिनेटेड जवाहरलाल नेहरू। ये कह रही कि बुक्स ने जवाहरलाल नेहरू को बहुत फैसिनेट किया था, प्रभावित किया था अपनी ओर, हमेशा अट्रैक्ट करते थे वो। ही सॉट आउट आइडिया, जो हमेशा आइडियाज की खोज में रहते थे। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव टू लिटरेरी ब्यूटी, और वो लिटरेरी ब्यूटी के प्रति बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है रूप में सेंसिटिव थे। बहुत बड़ी बात है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। खुद जो है इनकी बेटी का कथन है, उनके 4 वर्ड में लिखा गया। अब हम थोड़ा सा इस बुक के माध्यम से नेहरू को पढ़ने और समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो जो नेहरू का पर्सोना है, अप्रोच है, हम उसके बारे में देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो किस तरह चीजों को लेकर सोचते थे। तो चलो, उस बुक हमें पता चलेगा इस बुक के माध्यम से। जब जब हम पंडित नेहरू की बात करते हैं, तो ये जो है इनुमरेबल इंडियंस, असंख्य इंडियंस के हार्ट में निवास करते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हाँ। शुरुआत से ही उनको भारत का सबसे योग्य प्रधानमंत्री माना गया, बहुत ज्यादा इज्जत दी गई, और अपने देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत ज्यादा इज्जत दी गई थी उनको। While Gandhiji was shining example of spirituality both internally and externally,
जहाँ गांधी जी को माना जाता था कि वो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, एक्सटर्नली भी शाइन करते हैं, बाहर से भी। लेकिन जब नेहरू की बात आएगी, तो जो नेहरू की स्पिरिचुअलिटी है एंड रिलीजियस फर्वर है, ठीक है? फर्वर का मतलब पैशन। तो जो रिलीजियस पैशन है, जो रिलीजियस फीलिंग है, वो क्या थी? इंटरनल थी। वो इंटरनली बहुत ज़्यादा, बाहरी रूप से ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन इंटरनली बहुत ही स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे, ठीक है? नेहरू अप्रोच द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद ऑनेस्टी, और ये जो बुक उन्होंने लिखा है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात किया है, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन्होंने अप्रोच किया है, अपनी कोई फीलिंग अलग से नहीं डाली है, और बहुत ही जो चीजें उनको सही लगी, हाँ, वो चीजें उन्होंने इसमें लिखी है, चाहे किसी को खराब लगे या अच्छा लगे। और एडमिटिंग टू बीइंग एन एलियन क्रिटिक, ये बहुत बड़ी बात है। ये मानते हैं कि जब इस बुक को मैं लिखा तो मैं एक तरह से, चाहे मैं इंडियन हूं, मेरे दिल में आत्मा बसती है देश की, लेकिन मैंने इसे बाहर के एक पर्सन की तरह लिखा। जैसे कोई विदेशी होता है, जब वो किसी दूसरे देश के बारे में लिखता है या देखता है, तो जो उसको समझ उसकी बन पाई है उसके आधार पर लिखता है। तो वैसे ही मानते हैं कि मैं एक विदेशी क्रिटिक की तरह, एक बाहर वाले क्रिटिक की तरह मैं इंडिया को देखकर, और उसको जो है मैं इस बुक पे अपने कमेंट लिखा हूँ, या बुक में जो भी चीजें मैंने लिखी है, चाहे मेरा इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जब बुक लिखने की बात आई, तो एक फॉरेन पर्सन की तरह इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस लाइन जरा पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। जब ये कह रहे हैं कि इंडिया इंडिया वाज इन माय ब्लड, इंडिया मेरे ब्लड में थी, यानी देश, ये जो देश है, ये मेरे ब्लड में था। देयर वाज मच इन हर, और हर का मतलब इंडिया, कि बहुत सी चीजें उसके अंदर थी, दैट इंस्टिंक्टिवली थ्रिल्ड मी, जिसने मुझे एकदम आत्मिक रूप से जो है थ्रिल किया, मुझे झकझोर दिया। बहुत सी ऐसी भारत की बातें हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपको गूज बम्स आ जाता है। जब हम देश की बात करते हैं, तो कितना ज्यादा हम अपने आप में थ्रिल महसूस करते हैं। तो कहते हैं जब भी मेरे देश की बात आएगी तो मैं थ्रिल महसूस करूंगा, क्योंकि वो देश मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है। एंड इट आई अप्रोच हर ऑलमोस्ट एज एन एलियन क्रिटिक, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैंने अप्रोच किया, उसके बारे में लिखने की कोशिश की, तो मैं एक एलियन क्रिटिक की तरह रहा, फुल ऑफ डिसलाइक, और वो सारी चीजों के लिए जो मुझे नापसंद थी, फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर मेनी रिलिक्स ऑफ द पास्ट दैट आई सा, अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, वो सही नहीं है, कोई भी पास्ट की चीजें या प्रेजेंट की चीजें, तो मैंने उसको एग्जैक्टली वैसे ही बताया है। तो ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है, ये नहीं कि जो निगेटिव चीजें हैं उसमें भी हम तारीफ ही करें। तो ये बुक पूरी तरह से ऐसी बुक नहीं है जहां आपको केवल अपने देश की तारीफ मिलेगी, जो कमियां हैं वो भी यहाँ पूरी तरह से दिखेगी और बताई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। समालोचना बिल्कुल कह सकती हैं आप, चंचल जी। हिज नरेटिव इज आल्सो कैंडिड अबाउट जियो। कैंडिड का मतलब फ्रैंक, जो भी बात है वह बहुत फ्रैंकली बोलते हैं, लीपा पोती नहीं करना हमें। जियो पॉलिटिक्स का मतलब कि जो है दुनिया भर की पॉलिटिक्स हो रही है, उस पे भी इन्होंने बहुत बेहतरीन, इनका जो है क्लियर कट पॉइंट था। ये नहीं कि अभी बाद में सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो सोचना है सोच लो, और अपने पर्सनल लाभ के बारे में तो सोचे ही नहीं। आपको जब पढ़ोगे किसी महान व्यक्ति के बारे में तब पता चलेगा। ही फेवर्ड रिलेशनशिप विद रसिया, रसिया के साथ इन्होंने अपनी जो रिलेशनशिप थी देश की, उसको फेवर किया। रसिया और चाइना, ये कहते थे कि कितना भी है रसिया के साथ अपने संबंध अच्छे रखो, चाइना के साथ भी संबंध अच्छे रखो, ओवर यूके एंड यूएस से। कहते हैं कि यूके कभी भी हमारा साथ नहीं देगा, ये तो विदेशी हैं, हमें इतने साल तक लूटे हैं, चाहे हमें जितना भी कहें, लेकिन ये हमारे कभी नहीं हो सकते। तो यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इन दोनों की तुलना में उन्होंने रसिया और चाइना के साथ संबंध बनाए रखना ज्यादा प्रीफर किया। और ये बहुत बड़ी बात है, आप सभी पता है सभी को, चाइना हमारे बगल में देश था, जिसका साथ मिलना बहुत जरूरी था, और रसिया तो हमारा हमेशा से साथ ही रहा है, आप सभी को पता है। तो इस वजह से जो है सारी चीजें मतलब जो है बेहतरीन तरीके से हुई। हाँ, अब वही चीज अभी गड़बड़ी हुई है कुछ मामलों में, कि रसिया से अभी हालांकि रिलेशनशिप बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप सभी याद करिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान शायद रसिया से भी हमारे संबंध उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, कि रसिया हमारे लिए एकदम से सामने आके खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर हर जगह उसको हमारे बराबर का बता रहा था। तो वो थोड़ा सा दिक्कत उस दौरान आ गया था, बीच वाला जो टाइम था, और यही वजह था कि हमको बहुत वर्ल्ड लेवल पे बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हालांकि हमने पाकिस्तान को हराया, लेकिन अब पाकिस्तान को जो है अमेरिका साथ दे रहा है। उस समय भी अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ दिया था। आप याद करिए जो 1941 का युद्ध था, उस दौरान जो है अमेरिका उस समय भी भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था, जब हम बांग्लादेश को, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश को
अलग कर रहे थे, लेकिन रसिया हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा था, तो उस वजह से अमेरिका उस समय कुछ कर नहीं पाया। तो ये कई बार चीज़ें आती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखो ये सब तो पॉलिटिक्स है और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये था कि इनकी समझ बड़ी अच्छी थी और उस हिसाब से उन्होंने जो चीज़ें की, हाँ। हालाँकि इनके बारे में एक बात आप सभी को पता है कि ये भी कहा जाता है कि आज जो कश्मीर की स्थिति है, अगर शायद जवाहरलाल नेहरू की जगह कोई और रहा होता, तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहता। तो ये है कि देखो कहीं पे किसी व्यक्ति की तारीफ़ मिलती है, तो कहीं कमियाँ भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरी तरह से ये कर लिया था कि हम कश्मीर को लेके मानेंगे, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी, ये लेके चले गए वहाँ पे, अ यूनाइटेड स्टेट लेके चले गए, तो सॉरी वो कौन था? यूएनओ लेके चले गए, है ना? तो अगर वहाँ लेके नहीं गए होते, हमारा देश का मुद्दा था, हमने दबा के उसी समय उसको जीत लिया होता, तो शायद, तो ये सब समय-समय की बातें हैं। फिलहाल हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी जिनकी जितनी समझ थी उसमें जियोपॉलिटिक्स पे इन्होंने अच्छा काम किया। स्पेशली ही वेड फ्रेंडशिप विथ चाइना, और यहाँ तक कि जो है इन्होंने जो फ्रेंडशिप है चाइना के ऊपर, चाइना से फ्रेंडशिप रखना ज़्यादा अच्छा समझा। अगर महत्व देने की बात हो कि किसको ज़्यादा तोलेंगे, जापान और चाइना के बीच में, तो चाइना को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि चाइना आपके बगल में है, ठीक है? और आज भी देखिए हमारी सरकार चाहे चाइना का जितना विरोध करे, लेकिन आज भी भारतीय जो मार्केट है, वो चाइना के सारे सामानों से पटे हुए हैं। चाहे दिवाली का सामान हो, चाहे आप जितने फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे आप विवो यूज़ कर रहे हैं, ओप्पो यूज़ कर रहे हैं, ये सब चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ तक कि एप्पल कंपनी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा पाई, और वो बाहर जाके जो है चाइना के पास, चाइना के यहाँ है, लगा हुआ है। तो ये आप मान के चलिए कि चाइना से हम संबंध चाह के भी खराब नहीं कर सकते। हम बीच-बीच में चाहे चाइना की जितनी बुराई करें, चाहे जो करें, लेकिन आप वही देखते हैं कि मीडिया जब चाइना से थोड़े भी संबंध अच्छे होते हैं, तो कितना ज़्यादा उस पे बात करती है। और चाइना से हमारे संबंध अच्छे रहने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हमारे बगल में वो बहुत ताकतवर देश है, बहुत डेवलप्ड देश है। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। और हम चाहे जितना चिल्ला लें, चाहे जितना वो कर लें, लेकिन चाइना हमें बहुत आसानी से तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ये भी सच बात है। तो इसलिए ऐसे देशों के साथ तो हमें संबंध बनाए ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे बगल में है, हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये बात उस समय भी इन्होंने जो है चाइना की जो फ्रेंडशिप है, उसपे इन्होंने जो है काफ़ी महत्व दिया था, अगर जापान और चाइना की बात की जाए। रीज़न यही कि जापान एक छोटा-सा देश है, ठीक है? चाहे वो डेवलप्ड है, लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है? और वो ज़्यादा बाहर से संबंध नहीं रखता है, जब से उसके ऊपर हिरोशिमा एंड नागासाकी का अटैक हो गया, तब से उसने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया और सिर्फ़ अपने आप के बारे में सोचता है, सिर्फ़ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो ये बात है। एंड सपोर्टेड, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया एक बहुत मतलब ये देश है, और इसको जो है इन्होंने जर्मनी से जब बात हुई, तो जर्मनी के ऊपर इन्होंने चेकोस्लोवाकिया को ज़्यादा महत्व दिया। रीज़न समझिए, ये एक्चुअली गए हुए थे, जर्मनी गए हुए थे उस दौरान, और सभी जो है उसी दौरान इनको जो है अपनी पत्नी के इलाज के लिए, तो वहाँ पे जो है मुसोलिनी जो है वो इनसे मिलना चाहता था। ध्यान रखिएगा, मुसोलिनी ने इसके पहले भी मिलने की इच्छा जताई थी, और उस दौरान भी मुसोलिनी इनसे मिलना चाहता था, लेकिन इन्होंने बहुत ही सीधे-सीधे मना कर दिया कि मैं मुसोलिनी से नहीं मिल सकता। उसके पीछे रीज़न ये था, क्योंकि मुसोलिनी से अगर ये मिलते, मुसोलिनी आप सभी को पता है ना, नाज़ीवाद और एक फासीवाद। तो जो फासीवाद था, उसका जो जनक है वो मुसोलिनी माना जाता है। और नाज़ीवाद का एडोल्फ हिटलर माना जाता है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक थे, और ये चाहते थे कि भारत एक बड़ा देश है, उनसे संबंध अच्छे बने, लेकिन इन्होंने सीधे-सीधे मना कर दिया, क्योंकि इनको लगा कि हमारी नीति ऐसी नहीं है कि हम फासीवाद, नाज़ीवाद जैसे संबंधों को, चीज़ों को बढ़ावा दें, और इसलिए उन्होंने उससे मिलने से मना कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस दौरान ये भी था कि अबिसिनिया से इनको संबंध अच्छे रखने थे, और कहीं न कहीं मुसोलिनी के संबंध जो है अबिसिनिया से अच्छे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो लगता है यस, ही वाज़ वेरी फार साइटेड पर्सन, और चीज़ों को अच्छे से समझते थे वर्ल्ड के लेवल पे जब बात आती है। तो याद रखेंगे आप लोग, जो-जो चीज़ें यहाँ पे हम बता रहे हैं, सारी चीज़ें लिखी भी हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। डिफाइनिंग भारत माता। अब भारत माता को ये कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जब ये लोगों के बीच में जाते थे तो लोग इन्हें बड़ी-बड़ी संख्या में मिलते थे। आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो सकता था कि सबसे छोटी भीड़ लगभग कितनी होती थी जब ये मिलते थे? तो इन्होंने खुद बताया कि 20,000 के आस-पास लोग कम से कम होते थे और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 1 लाख के बीच में लोग आ जाते थे, अगर बड़ी भीड़ सभा होती थी। सोचो इतने पॉपुलर थे ये। तो नेहरू credited his travels ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 के दौरान जो है जनरल इलेक्शन में ये जहाँ-जहाँ जाते थे, तो वहाँ लोगों से बात करते थे और लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि लगभग भीड़ जो है 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में रहती थी। और वही बोलते हैं समटाइम्स आई रीच अ गैदरिंग, कभी-कभी ये गैदरिंग के बीच में जब पहुँचते थे तो ग्रेट रोर ऑफ वेलकम, बहुत बड़ी संख्या में इनका जो है लोग चिल्ला के स्वागत करते थे और सब कहते थे क्या भारत माता की जय, विक्ट्री टू मदर इंडिया। तो ये है। अब इसके बाद जो है फिर एक बात है कि कैसे आप भारत को समझते कैसे हैं? इंडिया को समझते कैसे हैं? मदर इंडिया को समझने की जब बात आ रही है, व्हेन ही आस्क्ड द क्राउड व्हाट दे मीन्ड बाय मदर इंडिया, पूछा कि भई मदर इंडिया से क्या समझते हैं? फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मदर इंडिया जो धरती है ये बस ये मत समझिए कि ये केवल धरती है, हमारी गाँव की ज़मीन है, सिर्फ़ यही मदर इंडिया है। इन्होंने कहा हमारे देश में जो कुछ भी है, वो सब मदर इंडिया है। चाहे हमारे देश के माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं एंड मिलियंस ऑफ पीपल रेसिडिंग इन द लैंड, और जो लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में, वो सब मदर इंडिया के ही पार्ट हैं। तो मदर इंडिया को सिर्फ धरती से मत समझो कि यही ज़मीन जो है यही हमारा मदर इंडिया है। कई बार लोग कहते हैं ना हम अपने देश जा रहे हैं। अब हम भी जब छोटे थे तो हम लोग भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे घर वाले और सब लोग, तो गाँव-वाँव में ऐसे ही कहा जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब छोटा था तो जो हमारा रहने वाले लोग थे, वो गोरखपुर के पास देवरिया एक जगह है, देवरिया में भी एक छोटा-सा गाँव है जहाँ के रहने वाले थे। तो हमारे पिताजी वहाँ से जाके और माइग्रेट करके बहराइच में जाके बस गए। हम लोग का जन्म वगैरह वहीं हुआ। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जब कभी वहाँ जाना होता था, तो ये बोला जाता था दे अब वो आदत थी गाँव देहात में देश जा रहे हैं। तो देश जाने का मतलब कि वो जो गाँव है अपने, जहाँ पे एग्ज़ैक्टली हमारे पूर्वज रहते थे, तो अब उसको देश बोला जा रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ है, आप इनडायरेक्टली समझिए कि अक्सर जो गाँव देहात के लोग होते हैं, जो कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं और ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो अक्सर अपनी छोटी-सी जगह को, जो अपने नेटिव प्लेस होता है, उसी को अपना देश मानते हैं, उसी लैंड को जो है अपनी धरती माता मानते हैं। और बाहर से थोड़ा-सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है वही इन्होंने कहा कि नहीं भैया केवल अपनी जगह को मत समझो कि यही तुम्हारा देश है, यही तुम्हारी धरती माँ है। माउंटेन्स, प्लेन्स पूरे इंडिया में जो कुछ भी है वो सब धरती माँ है। ठीक है, बहुत बेहतरीन मदर इंडिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी और रिलीजन के बारे में ये क्या बात करते हैं, तो जल्दी-जल्दी आपको दिखा रहा हूँ मैं कि नेहरू नोटेड अनलाइक द ग्रीक्स, हमारे साथ देखो अब कमी है तो बताएँगे। जैसे जो ग्रीक्स थे, चाइनीज़ थे, अरब थे, ये जितने भी कल्चर के लोग हैं, इन लोगों ने एक काम बहुत किया, इन्होंने अपनी चीज़ को मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा, उसको रिकॉर्ड में रखा, ठीक है? तो इसीलिए उनके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। हमारे लोग क्या थे, हमारे लोगों ने कोई भी मेंटेन नहीं किया रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, और इसी वजह से हमारे कोई भी चीज़ें हम क्लियर वे में हमारे पास है नहीं। बल्कि क्या था, जो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट एंड मिथ्स, बल्कि अगर हम अपने इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो ट्रेडिशनल अकाउंट है, जो मिथ्स है, उसी के द्वारा हम इंडिया के बारे में जान सकते हैं। ठीक है? आज भी गाँव में लोग बोलती हैं? अच्छा, ठीक है भाई। तो अब आगे बात करते हैं, वेदास की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दें कि इन्होंने वेद की बात की है। वेद ये बोलते हैं नेहरू हर्ड म्यूजिक इन द इंट्रिकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेदा। जो वेदास की कंस्ट्रक्शन है, आप सभी को पता है 4 प्रकार के वेद हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको बनाया गया है, उसमें जो भी चीज़ें हैं। तो उनको उसमें एक म्यूजिक नज़र आती है। वैसे भी एक वेद है आपका जो म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें संगीत वगैरह सब कुछ। बताइए वो कौन-सा वेद है? लेकिन ये कहते हैं कि जब आप वेद की बात करते हैं तो एक अलग प्रकार का उसमें म्यूजिक नज़र आता है। एक अलग प्रकार का मतलब आप अट्रैक्शन आपको उसके वो रहता है, सामवेद म्यूजिक को रिप्रेजेंट बिल्कुल। तो ये उनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है? एज़ द ओल्डेस्ट इन सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ये नॉलेज के सबसे पुराने स्रोत हैं। ठीक है? वेदास को ये मानते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है।
दीज वर इनिशियली ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू हीरिंग। और ये जो जो आपके वेदास चले गए, इसको किसी ने लिखा नहीं, ये तो बस कहानी के माध्यम से चल रहा है। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, इस तरह से सारी चीजें वो जा रही हैं और लिपिबद्ध तरीके से नहीं की गई। द आर्यंस डिस्क्राइब्ड एज फुल ऑफ जेस्ट। और सबसे पहले ये माना जाता है कि हमारे देश में भी कौन आए थे, आर्यंस आए थे, ठीक है, जो सबसे श्रेष्ठ थे। तो ये जो है आर्यंस जो थे वो बहुत ही फुल ऑफ जेस्ट थे, उनके अंदर बहुत उत्साह था। और वो क्या करते थे कि जो ये वेदाज हैं, इनमें जो हिम्स थे, ठीक है, उनको जो है वो गाते थे जब देवताओं की वर्शिप करते थे। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एपिक्स की, तो ये हो गए वेदास। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं एपिक्स की। अगर बात करें भारत में एपिक की, तो दो एपिक हैं जो बड़े ही फेमस हैं। एक आपका है रामायण, एक महाभारत, ठीक है। तो ये जो है पुरानिक, जब वेदास के बाद दूसरा ये कहते हैं कि जो फेज आता है वो पुरानिक फेज है, जहाँ पे आपको पुराण मिलते हैं, वेद मिल आपके जो है ये एपिक्स मिलते हैं। अब ये दो एपिक्स जो हैं रामायण और महाभारत, उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। उसको आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं कि इन्होंने डिस्क्राइब किया कि इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आइडियल लैंग्वेज है। रामायण में आप सभी को पता है बहुत ही आइडियल लैंग्वेज यूज किया गया है, स्टोरी भी बहुत आइडियल है। टेलिंग द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। और स्टोरी किसके बीच में है, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस के बीच में हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में हो रही है। एंड द कोऑपरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और आप देखें तो इस बुक में एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में कोऑपरेशन है। मतलब इन्होंने, मैंने कहा ना कि एलियन के दृष्टिकोण से इन्होंने देखा। अगर ये एकदम से भारतीय होके देखते तो कहते कि हनुमान जी भी भगवान है। हम्म लेकिन इन्होंने जिस बात को जिस तरह से रखा, इस बात को भी समझिए। ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में आपको कोऑपरेशन दिख रहा है। अब एनिमल्स कौन है, अगर आप महाभारत को देखिए तो बहुत बड़ी यूनिटी रिप्रेजेंट की जा रही है ना, समाज को वो दिया जा रहा है कि जितने भी प्राणी हैं वो सब एक दूसरे से मिल के रह सकते हैं। और अगर वो मिल के रहें तो बड़े से बड़े कुरीतियों को, बड़े से बड़े अधर्म को पराजित किया जा सकता है। बड़ी बात है कि नहीं है। जो महाभारत, जो आप रामायण का युद्ध होता है, तो उसमें श्री रामचंद्र जी एक ह्यूमन बीइंग होते हुए भी अकेले, मतलब वो ह्यूमन बीइंग होके यही लोग सारा काम कर सकते थे। लेकिन आप सिर्फ देखिए एनिमल्स ही नहीं बल्कि जो बर्ड्स वगैरह हैं, गिलहरी आप लोग भूल गए। गिलहरी भी जो है, जब जब पुल का निर्माण हो रहा था, तो उस निर्माण के दौरान जो एक छोटी सी गिलहरी छोटे से पत्थर के टुकड़े को लेके वो भी डाल रही थी पानी में। सेतु जब बन रहा था। तो भैया क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा एक बहुत बड़ी चीज सिखाई गई कि किस तरह से जो है हमारी उस समय की जो सभ्यता थी वो कितनी बेहतरीन थी, कि केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि एनिमल्स को, बल्कि जो बर्ड्स हैं उन सबको इस बात का आभास था कि गलत क्या है, सही क्या है। और इसलिए हम गलत के साथ नहीं, सही के साथ रहेंगे। बड़ी बात है। महाभारत की बात करते हैं ये, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया राइटियसनेस एंड अनराइटियसनेस। राइटियस कौन थे, आप सभी को पता है। कौरव और पांडव की बात हो रही तो पांडव राइटियस थे और वो कौरव जो है अनराइटियस थे। उन्होंने कहा जमीन का बिल्कुल एक टुकड़ा नहीं देंगे, सुई के बराबर भी जमीन नहीं देंगे आपको बिना युद्ध के। तो भाई युद्ध होना ही था। इसी में अगर आप ध्यान दें तो महाभारत में बहुत ही फेमस बुक है आपके भगवत गीता, जो आज पूरी दुनिया में इतनी फेमस है भगवत गीता। भगवत गीता को बहुत मानते थे और ये कहते थे कि ये जो है आपके इटर्निटी ऑफ सोल की बात करता है। सोल कैसे जो है सालों शाश्वत रहे, हमेशा जीवित रहे, ठीक है, उसकी ये बात करते हैं। ठीक है। और उन एक्शंस की बात करते हैं जिसमें डिजायर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इच्छा रहित जो है एक्शंस की बात करते हैं। तो बहुत बेहतरीन है, आज सभी को पता है कितना फेमस है आपका ये। तो सभी से बेहतरीन तरीके से बात किया। फिर हम बात करते हैं हिंदुइज्म की। तो इन्होंने हिंदुइज्म पे भी बात किया है। नेहरू ऑब्जर्व दैट वर्ड हिंदू डज नॉट अपीयर इन एंशिएंट लिटरेचर। ये कहते हैं एंशिएंट लिटरेचर में हिंदू वर्ड नहीं आता है वास्तव में। द फर्स्ट रेफरेंस इन अ तांत्रिक वर्क, जो पहली बार आप इसका रेफरेंस देखते हैं एक तांत्रिक वर्क में आता है, जो 8th सेंचुरी में कोई एक तांत्रिक वर्क है, वहां पे पहली बार इन्होंने नेम नहीं मेंशन किया, वहां पहली बार जो है हिंदू वर्ड यूज होता है। और इस हिंदू का मतलब क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि हिंदू को अक्सर हम धर्म से जोड़ते हैं, कहते हैं हम सनातनी हैं ये हो, लेकिन एग्जैक्टली हिंदू का मतलब होता है पीपल, लोग, एक व्यक्ति। ठीक है, तो हिंदू का तो मतलब ये है, ये किसी रिलीजन से नहीं बल्कि इसका तो मतलब एक लोग होता है। ठीक है, एसी का मतलब नहीं समझ रहे हैं।
एसी बीसी नहीं जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। हम्म, जो अभी चल रहा है वो सब आफ्टर क्राइस्ट चल रहा है। ठीक है। पूरी अब आगे ध्यान दे, ही ट्रेस्ड द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म टू संस्कार शंकरा। ये कहते हैं कि जो हिंदुइज्म का रिवाइवल किसने किया, वो किसने किया भाई, बताइए। हिंदुइज्म का रिवाइवल किसने किया? तो ये कहते हैं कि हिंदुइज्म का रिवाइवल शंकराचार्य जी ने किया। शंकराचार्य जी ने एक फिलॉसफी दिया था, अद्वैत फिलॉसफी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ड्युअलिज्म, यानी ईश्वर एक है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था और हिंदुइज्म जो है उसको लेके इन्होंने कहा था, मतलब एक ईश्वर में आप विश्वास करिए, ठीक है, बाकी सब उसके वो हैं। ही आल्सो हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। इन्होंने स्वामी विवेकानंद की बात की, रामकृष्ण, और किस तरह स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म के प्रचार के लिए, देश के भले के लिए, लोगों के भले के लिए जो है रामकृष्ण मिशन के स्टैब्लिश किया, उस पर भी इन्होंने बात की है। अब बात करते हैं, चूंकि महात्मा गांधी को बहुत बड़ा अपना मेंटर मानते थे, गुरु मानते थे, तो महात्मा गांधी से इन्होंने हिंदुइज्म को कनेक्ट किया है। और महात्मा गांधी जी हिंदुइज्म के बारे में क्या बोलते थे, इनके बुक में लिखा हुआ, इफ आई वर आस्क्ड टू डिफाइन हिंदू क्रीड। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि उन्हें कहा जाए कि हिंदू क्रीड को, जो हिंदू फेथ है या हिंदू जो आस्था है, अगर उसको डिफाइन करने की बात की जाए, तो आई शुड सिंपली से, तो महात्मा गांधी क्या बोलेंगे? अच्छा, महात्मा गांधी ये बोलेंगे कि सर्च आफ्टर ट्रूथ, कि आप सच्चाई के पीछे भागो। ठीक है, सच्चाई को सर्च करो थ्रू नॉन वायलेंट मीन। और कैसे सर्च करोगे सच्चाई को? नॉन वायलेंट मीन, मतलब जो भी दुनिया में तुम्हें पाना है उस चीज को पाओ, लेकिन तरीका क्या होगा? अहिंसावादी तरीका होना चाहिए। अ मैन में नॉट बिलीव इन गॉड एंड स्टिल कॉल हिमसेल्फ अ हिंदू। और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, कि कहते हैं ये नहीं है कि ईश्वर में भरोसा करोगे तभी तुम हिंदू कहलाओगे, ईश्वर में तुम मत भरोसा करो तब भी तुम हिंदू कहला सकते हो। रीजन क्या है? तुम सच्चाई का सामना करो, सच्चाई को लेके चलो। हिंदुइज्म इज अ रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ। कहते हैं कि हिंदुइज्म, अगर आप बात करते हो हिंदुइज्म क्या है, तो सच्चाई को बिना घबराए, पूरी मेहनत के साथ, लगातार लगे हुए अगर आप सामना करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके लिए लगे रहते हैं, तो आप हिंदुइज्म की बात, आप सच्चे हिंदू हैं। बहुत बड़ी बात है। ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से हमेशा अलग रखा। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए इनके जो विचार हैं वैसे ही आपको देखने को मिलता है इनकी बुक में। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू साइंस मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। अब ये भी बताते हैं कि किस प्रकार जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो नेहरू हाईलाइटेड इंडियाज इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन करेक्टिंग यूरोपियन मिसकॉन्सेप्शन। ये कहते हैं कि जो यूरोपियंस हैं उन्होंने हमारे बारे में बहुत ढेर सारी गलत अवधारणाएं बना दी हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो गलत हैं, और इन्होंने बताया कि हम कितने महान हैं, वो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके बताया है। इन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स में ही एम्फेसाइज्ड दैट न्यूमरल्स जीरो, जो जीरो है इसकी खोज किसने की थी? एक इंडियन ने की थी ना। आज जीरो ना हो, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो जो है जीरो की खोज हमारे देश में हुई थी। और इसी की वजह से आप देखें तो जीरो अगर किसी चीज के पहले लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में लगा दो तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। ये गलत कॉन्सेप्शन है। लोग कहते हैं कि अरब की खोज है, लेकिन कहते हैं नहीं, ये जहां पे बात जोर देने की वहां ये बिल्कुल लैकड़ है। कह रहे हैं कि जीरो तो इंडिया की खोज है। आल्सो नोटेड इंडियन कंट्रीब्यूशन टू अर्थमेटिक। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े उस समय बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे, जिन्होंने बहुत ढेर सारे जो है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, जियोमेट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पारणी का नाम आपने सुना होगा, पारणी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ऐसे कई लोग हैं उस समय के, तो उन सभी का इन्होंने जिक्र किया, बताया कि किस तरह हमने मैथमेटिक्स में बड़ा योगदान है हमारा वर्ल्ड लेवल पे। अब आगे बात करते हैं कि एल्दो संस्कृत बिकेम अ डेड लैंग्वेज। ये कह रहे हैं चाहे आज की डेट में जो है अगर आप बात करें, तो आज की डेट में संस्कृत एक तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए संस्कृत क्या हो गया, एक तरह से डेड लैंग्वेज बन गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, तो संस्कृत ने इनडेलिबल मार्क डाला है साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। तो इन्होंने बहुत बड़ा मार्क डाला है साउथ ईस्ट एशिया के लोगों पे। संस्कृत अभी भी वहाँ लोगों की अच्छी है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया, जावा, बाली, कंबोडिया, मलाया, ये सब कंट्रीज जो है यहाँ पे जो है संस्कृत का आज भी इम्पोर्टेंस है, वहाँ महत्व रखा जाता है। ठीक है।
तो ये है, तो लैंग्वेज के भी इन्होंने इम्पैक्ट को दिखाया कि संस्कृत कितना जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है उसका। अब आगे बढ़ते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब हमारे यहाँ जो मेटल से रिलेटेड जो साइंस था ना, वो बहुत हाई लेवल पे था। ठीक है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हैं कि आयरन पिलर इन दिल्ली, ये कहते हैं कि आप दिल्ली के आयरन पिलर को देखिए। जब दिल्ली के आयरन पिलर को देखेंगे तो ये 4th एंड 7th सेंचुरी के आसपास के ये आयरन पिलर हैं। गुप्ता डायनेस्टी में ये लिखे गए थे, इंस्क्रिप्शन थे गुप्ता डायनेस्टी में। इस पे जो है उस इंस्क्रिप्शन को जब देखते हैं तो वहां पे पता चलता है कि ये 4th एंड 7th सेंचुरी के आयरन पिलर हैं। अब देखें कि अभी भी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जब उस आयरन पिलर को देखते हैं, तो वो अभी भी मजबूर हो जा रहे हैं, बहुत ही वो समझ कुछ नहीं, बैफल का मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है साइंटिस्ट को कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को ये कैसे विद स्टैंड कर रहा है। भाई कोई आयरन है तो क्या होगा, एक प्रोसेस होता है कि जब वो हवा के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें रस्ट लगने लगता है। रस लगने का मतलब जंग खाने लगेगा, और जब जंग खाएगा तो एक समय के साथ वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो पिलर है वो आज भी वैसे ही मजबूती से है, और समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ऑक्सीडेशन जो है, ये ऑक्सीडेशन को कैसे रोक पा रहा है, कैसे रेसिस्ट कर पा रहा है कि आज भी इसमें जंग नहीं लग रहा है। तो भारत देखा जाए तो बहुत सी चीजों में बहुत आगे था, बहुत सी चीजें हमने दुनिया को दी। दुनिया हमें महत्व न दे कोई बात नहीं, लेकिन हम उस लायक थे। अब बात करते हैं कि चलो हमने मैथमेटिक्स में देख लिया, और लैंग्वेज में देख लिया, मेटलर्जी में देख लिया। संस्कृत आप सभी को पता है दुनिया की सबसे ज्यादा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज आज भी मानी जाती है। तो ये, तो हम हर चीज में टॉप पे थे। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एंड वारफेयर की बात करते हैं। क्या यहाँ भी हम आगे थे? तो यहाँ भी आपको सुनकर बड़ी जानकारी, हैरानी होगी कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जैसे आप जातक कथा पढ़ते हैं, जातका को पढ़ते हैं, या आप तमिल पोएम को पढ़िए, ओल्ड तमिल पोएम्स को, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेड था वो बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेज में था, बहुत ही हाई लेवल पे था। शिप्स ट्रेवल्ड फ्रॉम बनारस, पटना एंड भागलपुर टू सिलोन एंड मलाया। हमारे देश के जो शिप थे वो बनारस, पटना और भागलपुर से सिलोन और मलाया में जाते थे। इसका मतलब कि हम ट्रेड में भी बहुत अच्छे थे। द पोर्ट ऑफ कावेरी पट्टनम, जो कावेरी पत्तनम का पोर्ट था, वो भाई क्या है, ऑन द कावेरी रिवर, जो कावेरी रिवर से होके जाता था, वो हब था एक्सपोर्ट करने का। सिल्क, मुस्लिन, कटलरी, आर्मर, आइवरी, इन सारी चीजों का एक बहुत बड़ा वो हब था, वहीं से सब जगह के लिए एक्सपोर्ट होता था। तो कितना हम आगे थे। ठीक है। बिल्कुल सोनम, जातक कथा जो है वो बुद्धा जो है रिलीजन में से रिलेटेड है, लेकिन उसमें आपको ये रेफरेंस मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आप वारफेयर, चलो तो हम ट्रेड में तो बहुत आगे थे, ये पता चल गया। अब जब वारफेयर की बात करते हैं तो क्या यहाँ युद्ध में भी हम आगे थे? तो नेहरू नोटेड दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट फेस द यूनिक चैलेंज ऑफ वार एलिफेंट इन इंडिया। जब हमारे यहाँ अलेक्जेंडर आया था तो आपको पता है हमारे देश के कई, एक राजा शायद प्रू थे, उन्होंने अलेक्जेंडर को शायद हरा दिया था। पता नहीं, मुझे पूरी बात याद नहीं है, मैं बहुत पहले कभी पढ़ा था। लेकिन वो यहाँ पे पूरी दुनिया को बेचारा जीत आया था, लेकिन इंडिया में जब आया तो इंडिया में बेचारा थक गया, बहुत बुरा हाल हो गया। और इंडिया के जो एलिफेंट्स थे, बहुत ही वार मेथड में एलिफेंट्स जो है युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, और बहुत ही उन एलिफेंट्स को जो है हरा पाना, उन पे विजय पाना जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए बहुत बुरा हाल हो गया था। तो ये बहुत बड़ी चीज है। वही चीज, और उस समय जो हमारे इंडिया में वार को लेके एथिक्स बहुत हाई लेवल पे था, कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, मर जाएंगे लेकिन हम गलत तरीके से युद्ध नहीं लड़ेंगे। और यही वजह थी कि हम शायद हमारे अंदर वार को लेके ये भी था कि हम दूसरे देशों पे अटैक नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि दूसरे से लड़ेंगे लेकिन हम गलत कोई मेथड नहीं अपनाएंगे। और यही वजह थी कि हमारे ऊपर विदेशी आके हम पे विजय पा गए। वो अलग बात है, लेकिन ये था कि हमारे एथिक्स बहुत हाई लेवल पे थे। द इंडो आर्यन थ्योरी, अगर आप लोग को याद हो, मैं एक बहुत छोटी सी, जब मैं मिडवल हिस्ट्री पढ़ा था बहुत पहले, तो आप सभी को बताऊं कि बाबर ने जो उस समय जब बाबर हमारे ऊपर अटैक किया था, तो बाबर के पास बहुत बड़ी सेना ही नहीं थी। सिर्फ 12,000 सैनिक थे बाबर के पास, और हमारे पास कितने सैनिक थे? लाखों की संख्या में सैनिक थे। फिर भी बाबर हमें हरा ले गया।
तो बाबर ने एक युद्ध पद्धति अपनाई थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा तुगलका युद्ध युद्ध पद्धति की क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। लेकिन उस युद्ध पद्धति में होता क्या था, टेक्निक समझिए, जहाँ पे युद्ध होने वाला होता था, तो ये लोग क्या करते थे कि पहले ही ज़मीन में गड्ढे खोद देते थे। हुँ? ज़मीन में गड्ढे खोद दिए और उसके ऊपर उन्होंने हल्की-हल्की पतली लकड़ियों को रख के और फिर उसके ऊपर मिट्टी जैसा वैसा ही आवरण बना दिया। तो अब ऐसे जगह-जगह ये पहले ही तैयारी कर लेते थे। अब जब सामने वाला आ रहा है, तो उसे तो पता नहीं, उसे तो सपाट ज़मीन दिख रही है, लेकिन जैसे वो आया तो गड्ढे में गिर गया। हाथी-वाथी सब गड्ढे में घुस गया, घोड़ा-वोड़ा, तो आप भी गड़बड़ा गए। तो ये बहुत सी चीज़ों का उन्होंने तो ये सब क्या है? ये सब युद्ध की पद्धति तो है, लेकिन ये सब धोखा है, छलावा है। हमारे देश के लोग ऐसे नहीं लड़ते थे, हमारे देश के लोग आमने-सामने से लड़ते थे, यहाँ तक कि पीछे से भी अटैक नहीं करते थे। तो बहुत बड़ी चीज़ थी। एथिक्स का तो इंडिया ने हमेशा पालन किया है, तो वही बात कह रहे हैं कि जो इंडियो आर्यन थ्योरी थी वारफेयर की, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली लेड डाउन दैट नो इल्लेजिटिमेट मेथड, कोई भी इल्लेजिटिमेट मेथड, गलत तरीका अपनाया नहीं जाएगा। इस तरह के किसी भी मेथड को जो है अपनाया नहीं जाएगा टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है? कोई भी गलत मेथड जो है एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, ये उस समय की हमारी वार स्ट्रेटजी थी। एंड अ वार फॉर राइटियस कॉज़ मस्ट बी राइटली कंडक्टेड। ये कहते हैं कि अगर तुम राइटियस पर्सन हो, तो तुम्हारा वार है वो राइटली कंडक्ट किया जाना चाहिए। मतलब वार को अगर तुम सही व्यक्ति हो, तो वार भी सही तरीके से लड़ो, बहुत बड़ी बात है। गोरिल्ला नहीं है, गोरिल्ला वार स्ट्रेटजी तो दूसरे वो शिवाजी लड़ते थे। शिवाजी लोग और ये सब मराठाओं को गोरिल्ला वार पद्धति आती थी। तो वो तो शिवाजी लोग बाद में बहुत टैलेंटेड हो गए ना, ये लोग फिर वो जो एथिक्स वगैरह वो सब किनारे कर दिए। क्या है कि जब हमारे ऊपर तुम अटैक कर रहे हो, हमें नहीं छोड़ रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए एथिक्स का फॉलो करेंगे। तो शिवाजी ने तो और ये सारे लोग मराठों ने बहुत अलग तरीके से जवाब दिया। अब आगे ध्यान दें, हालाँकि हमारी वार पद्धति शुरू से बहुत ही अलग प्रकार की रही है। हमने ये डिसाइड किया था कि हम एथिक्स को पूरी तरह से फ़ॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी चाणक्य हमारे देश में आप सभी को पता है कि चाणक्य एक बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं और बहुत बड़े ज्ञानी पर्सन थे, ठीक है? अर्थशास्त्र के, सामाजिक नीतियों के, राज्य के, तो इन्होंने अथर्ववेद अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था चाणक्य ने। उनमें उसमें इन्होंने डिसेप्टिव मेथड का भी जो है एडवोकेट किया था कि भैया अगर तुम्हें हराना है किसी साथ दूसरे सामने वाले को, तो तुम डिसेप्टिव मेथड में यूज़ करोगे। और इन्होंने कुछ ऐसे वेपन्स बताए थे जो कि एक बार में जो है दुश्मन के हज़ारों लोगों को एक बार में ख़त्म कर सकते थे। तो ये है भाई। तो ये वैसे भी चाणक्य को माना जाता है कि साम, दाम, दंड, भेद ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करता है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो सारी चीज़ें इन्होंने रखी है भाई बहुत बढ़िया से। फिर हम सोशल स्टैग्नेशन की बात करें। देखो हर एक मुद्दे पे बात की है, क्या बात मानना पड़ेगा कि नहीं आप लोग बताइए? कि मतलब क्या बुक लिखते हैं, हर एक मुद्दे पे अपनी राय रखी है। अब फिर कहते हैं कि हमारा समाज फिर भी सोचिए, जब हम इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया थे, हम इतने डेवलप्ड थे, फिर भी हम इतने पीछे क्यों रह गए? फिर भी हम इतने पीछे क्यों रह गए? आज हमारा सोशल स्टैग्नेशन क्यों है? आज दुनिया में जो दुनिया कभी सोने की चिड़िया इतना डेवलप थी, आज हम देखा जाए तो अब दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक हो गए हैं। यद्यपि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, युवा बहुत ज़्यादा हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात पे गर्व था कि हमारे देश में युवा बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत आगे जाएँगे। लेकिन आज बड़ी दुःख का हमें लगता है, बड़ा हमें दुःख होता है, मैं सच बताऊँ, मैं एक सच्चा भारतीय हूँ और देशभक्त होने के नाते मुझे अपने देश के ऊपर बहुत तरस आती है कि हम इतने ज़्यादा युवा होके हमारा देश इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आलसी लोग हैं। नहीं, जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, छोड़ दो। सरकार तो बर्बाद करने का काम हर सरकार ने बर्बाद किया है। लेकिन हम खुद तो बर्बाद हैं। हम में से कितने लोग हैं जो समाज के लिए भला करना चाहते हैं या हम में से कितने लोग हैं जो हमने दूसरों का बहुत भला कर दिया। मान लो कि आप अभी कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं सर हम तो नौकरी नहीं पाए। तो ज़रा आप उन लोगों से बात करिए जिनको नौकरी मिल गई है। हुँ। जितने आपके साथी टुनटुन और गुनगुन और हुनहुन नौकरी पा गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? किसी भी बल्कि वो पहले थोड़े कम सेल्फिश थे और नौकरी पाने के बाद वो ज़्यादा बड़े सेल्फिश हो गए हैं। उनको इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि मैं एक गाड़ी ले लूँ, उसमें चलूँ और वो इतने बड़े कर्ज़ में सब पड़े हुए हैं जितने लोग हैं। मैं मतलब एक बहुत मिडल क्लास की वो बात बता रहा हूँ कि एक तो बड़ी मुश्किल से नौकरी जीवन में एंड में मिलता है और जब नौकरी मिलता है तो उनसे बड़ा राजा कोई है नहीं।
वो जीवन के सारे सुख लेने की कोशिश करते हैं, जबकि आप सभी को मैं लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है कोई भी सुख आपका जीवन का स्थायी नहीं है। अंत में जब आप मरने जाओगे तो आप कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे, अंत हमेशा बुरा ही होता है। बहुत कम लोग हैं जो सीधे-सीधे अब्दुल कलाम की तरह जो है स्टेज पे भाषण देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं तो जितने भी लोग हैं अंत मरते-मरते इतना भयानक स्थिति हो जाती है कि तड़पते रहते हैं, घर वाले आपको खाना नहीं देना पसंद करते हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, वहीं सब कुछ हो रहा है आपका। बहुत बुरी स्थिति है। और जिस चीज़ को आपने बनाया है, जिसके लिए बनाया है, वही आपको पूछने नहीं आते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम 10 लोग का भला नहीं करना चाहते। हम अपने बेटुआ के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, बेटी के लिए खूब पैसा इकट्ठा करेंगे और दुनिया से ऐसे चले जाएँगे। तो ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे देश में ये सच बात है कि भला करने वाले लोग बहुत कम हैं। यही विदेशों की बात की जाए तो वहाँ पे बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, वो देश के लिए ना जाने कितना दान कर दें। हमारे यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, वो बिल्कुल दान नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मन में वो चीज़ है ही नहीं। तो ये दुःख का विषय है। जो पैसा बहुत कमा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं करना चाहते। और जो पैसे वाले हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जो हम सामान्य पीपल हैं, जो कर सकते हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो सब एक जैसे हैं, सब तो ध्यान दीजिए मुझे बार-बार जब बात आती है कि हमारा भारत देश पीछे क्यों है, तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा रीज़न आलसपन का है। ये भी मैं बार-बार कह रहा हूँ, सरकार की नीतियाँ और सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन एक आलसपन का है। दूसरी बात हम शोबाजी में ज़्यादा जीना चाहते हैं और हम वेस्टर्नाइज़ेशन को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरह बन भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। हाँ। नेहरू बिलीव्ड इंडिया डिकेड बिकॉज़ इट लुक्ड बैकवर्ड। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कहा कि नेहरू ने बताया कि हमारा इंडिया क्यों डीके हो गया, बर्बाद होता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे बेवकूफ़ बनने वाले लोग ज़्यादा हैं ना। अब देखो ये इतना बड़ा मतलब अब इसको तो गाली देने का मन करता है। लेक्चर मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगा, मुकेश अंबानी। पहले आपको 1 साल तक फ्री में दिया, आपको लॉलीपॉप दिया। सिम आपने लिया, आपने सोचा मैं तो सिम ले लूँगा और फिर उसके आगे क्या ही है फेंक दूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं भी सिम लिया था तो यही सोच के लिया था, हैं? उसके बाद क्या हुआ कि जब जो है 1 साल बीत गया तो उसने फिर चालाकी की कि रिचार्ज तो किया उसने, मतलब बहुत सस्ता रिचार्ज रखा। तो आपको लगा यार इतना सस्ता लग रहा है रिचार्ज कर लो, क्योंकि अभी भी दूसरी कंपनियों के रिचार्ज महँगे हैं। तो आपने कर लिया, कहा नहीं भई कर लेते हैं। कर लिया आपने। फिर उसके बाद से उसने कहा अब और जो है अभी भी दूसरों से सस्ते हैं, फिर आप उनके हैबिचुअल हो गए क्योंकि उनकी चीज़ सस्ती है, दूसरे की चीज़ महँगी है। तो इस तरह अपने कॉम्पिटिटर को उसने पहले हटा दिया और फिर आपको अपना पहले हैबिचुअल बना दिया और फिर उसके बाद आज की डेट में सारी कंपनियों के रिचार्ज सेम हो गए। और सोचिए अब आज की डेट में वो सबके साथ मिल गया। उसे लगा कि अब तो मार्केट में हम बन चुके हैं, हमारे सारे लोग हो चुके हैं। अब सब जब ट्रैप में आ चुके हैं, तो उसने वही सेम रेट कर दिया जितना दूसरों का रेट है। ठीक है, ये है। ये बिज़नेस नहीं है लोगों को पागल बनाना है। हैं? इसको मैं बिज़नेस नहीं मानता हूँ, ये लोगों को बर्बाद आप कर रहे हैं और ये जो है इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। हैं? क्योंकि इंडिया के लोग जो है ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। और क्या ही करें? तो ये हमारे यहाँ हो रहा है। अगर मैं ये आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बता रहा हूँ। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए। आज से 3-4 साल पहले जब मैं पिछली बार टीजीटी का बैच चला रहा था, तो एक यूट्यूब चैनल आया। वो यूट्यूब चैनल अपने सारे लेक्चर्स को टीजीटी के फ्री में डाल रहा था। ठीक है? सब कुछ फ्री में डाल रहा है और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये तो बहुत और बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, हर हफ्ते आके टॉक कर रहा है आपसे, आपको लग रहा है कितना हितैषी हमारा, कितना बढ़िया आदमी है। फिर उसके बाद से वही यूट्यूब चैनल वाला जब दूसरी बार टीजीटी की वैकेंसी आ रही, तो अपने नोट्स को ₹4000 में बेच रहा है, 500 पेज के नोट्स को। जबकि उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? ₹500 भी नहीं है ना? तो अब क्या हुआ कि उसने आपको ट्रैप में पहले फँसाया, अपने सब्सक्राइबर बना लिए, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद से वो 5000 में नोट्स बेचेगा और आपको लगेगा कि अरे हम ले लें, क्यों नहीं लें? तो ये इंडिया में बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और हम जैसे लोग जो हैं उनके बेवकूफ़ी में क्योंकि हम भीड़ देखते हैं, तो वहाँ पे हमें भीड़ ज़्यादा दिख रही है। और बहुत ढेर सारे ऐसे हैं जो अंधभक्त होंगे, जो वहाँ पे कुछ अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे, यू विल बिकम अट्रैक्टेड और चलो भई 4000 की बुक ले लेते हैं, मटेरियल ले लेते हैं। ले लिया, पिछली बार पता नहीं कितने बच्चों ने लिया बर्बाद हुए। तो ये सारी चीज़ें, ये लूटने का तरीका क्यों अपना रहे हो? फिर जब लगा कि लोग लूट रहे हैं धीरे-धीरे
लोग को समझ में आ गया, तो फिर चलो अब नोट्स बेचना बंद करो, अब किताब लेके आ जाओ। किताब से ही कमाएँगे, वहाँ भी हम कमा रहे हैं ठीक-ठाक। तो ये तरीके हैं। तो बहुत लूटा जा रहा है भाई। हमारे यहाँ बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करते हैं। ही क्रिटिसाइज़ द कास्ट सिस्टम फॉर काज़िंग, जहाँ हम अपने देश के लोगों को ही एक-दूसरे से बर्बाद कर रहे हैं। अपने देश के ही लोग जो है एक-दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हैं। सोचो, हमारे देश के ही लोग जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, जो दूसरे व्यक्ति इस समय इतनी प्रॉब्लम में जी रहे हैं और उन प्रॉब्लम में लोगों को आप बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो वो गलत बात है। ही क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम फॉर काजिंग स्टैग्नेशन। उसने जो है कास्ट सिस्टम को, देखो ये एक बहुत बड़ा इशू है, आलसपन वगैरह तो है भी, लेकिन ये कास्ट सिस्टम भी एक बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने कहा जो भारत में जाति व्यवस्था है, इसने एक बहुत बड़ा काम जो है किया हुआ है। ठीक है। जाति व्यवस्था की वजह से भी बहुत दिक्कतें हैं और आज भी देखिए जो हमारे देश का चुनाव हो रहा है उसमें जाति व्यवस्था का कितना बड़ा रोल है, या कुछ भी काम करिए तो जाति व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ। जब बताइए हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जिनको आप ऐसा समझते हैं कि उनकी बॉडी आपकी बॉडी से टच हो जाएगी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जब होंगी तो वो बताइए वो व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कैसे देगा। ये तो कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े ही जिद्दी टाइप के लोग थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब वो बग्घी में बैठे तो बग्घी वाले ने पूछा, भाई तू कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है? तो उसने बताया कि भैया मैं जो है मेहर जाति का हूँ। उन्हें बग्घी से ही फेंक दिया गया, लेकिन वो जिद्दी थे, कहे कि भाई हम पैदल जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर इसके अलावा जो है बात करिए आप, तो आप गांधी जी के ऐसा नहीं है, आप कास्ट सिस्टम को दो तरह की समझिए। जिसे अब हम अपने देश में कास्ट सिस्टम कर रहे हैं और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमें, आप अंग्रेजों के देश में जाइए जहां वो रहते हैं तो हमें बेकार समझते हैं। लेकिन हमारी वजह से वो अपने देश को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमें क्या बोला, हमें काला बोला और फिर हमें थर्ड वर्ल्ड बोला। हाँ, हमें बोला पिछड़ा है, हमें बोला कि हम बिल्कुल बेकार टाइप के लोग हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, हम वो सिविलाइज करने आए हैं। यही सब चीज तो करके आ रहे थे वो। तो उन्होंने हमें बोला, गांधी जी का इंसिडेंट याद है क्या, साउथ अफ्रीका में, जब वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए थे, उनको ट्रेन से ही फेंक दिया गया। ये अंग्रेज ने कहा, जो उसमें टीटी था, अंग्रेज टीटी था, कि तुम्हें हक नहीं है, तुम इंडियंस, ब्लैक इंडियंस, तुम कैसे बैठ सकते हो फर्स्ट क्लास में। तो भाई देखिए, तो वही कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी ध्यान दीजिए आप, कि चाहे वो उन्होंने हमें जो कहा, लेकिन एक समय के बाद वो बड़े चालाक और समझदार थे। जब उनको लगा ना कि इनसे हमें फायदा लेना है तो हमें सम्मान दिया। आज हमारे देश के बताइए गूगल का सीईओ कौन है? वो हमारे देश में रहता नहीं, अमेरिका में रहता है। इसी तरह बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जब उनको लगा कि ये भैया इस देश के लोग अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, अपने यहाँ सम्मान दिया। वो अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं सारी चीजों को, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें लाभ लेना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भैया कास्ट सिस्टम, धर्म सबसे ऊपर रहना चाहिए। उसके लिए चाहे हमारे ही देश का आदमी जो है बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, वो हमारे देश में योगदान न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं नाम कोई भी नहीं ले रहा हूँ, बाकी आप समझिए। तो वही कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है स्टैग्नेशन में। दो ही नोटेड मास स्लेवरी। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा कि मास स्लेवरी अभी भी देखा जाए तो जो अमेरिकन में है भाई, वहां पे स्लेव सिस्टम था ना बहुत बड़े लेवल पे, हमारे यहाँ तो नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखा जाए तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम एक ऐसा रोल अदा किया जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्टैग्नेशन हुआ। ही क्वेश्चंस द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड, और जो मार्जिनलाइज्ड के लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया गया उस पे भी ये क्वेश्चन, आप सभी को पता है, चमार, ऐसे वर्ड यूज किए जाते थे, भंगी, ये सारे अलग अलग नाम है, अछूत। तो कहते थे ये सब शब्द बहुत गलत हैं, ऐसा शब्द यूज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। इससे उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगता है। और यही वजह थी कि जो इस कास्ट के लोग थे इनको महात्मा गांधी जी ने एक अलग तरीका अपनाया, कहा कि ये लोग हरिजन हैं, इनको आप लोग अब इनके जो एक्चुअल कास्ट है उससे नहीं बुलाएंगे, बल्कि आप इनको हरिजन बोलिए। तो एक लंबे समय तक ट्रेंड चला कि लोग हरिजन कहने लगे, लेकिन बात ये थी कि हरिजन भी तो एक नाम दे दिया गया। तो अब जब हरिजन बोल रहे हैं तब भी समझ में आ रहा है कि भैया ये
अनटचेबल ही है ना? तो ये भी है। तो नहीं, नहीं। ये बताइए सुनील जी, आपको कौन जाके आपका कोई परिचय करवाता है कि हरिजन हैं? और किसी भी अगर जो है किसी एक जो है पंडित को आप जो है कोई भी मतलब जो मतलब पंडित शर्मा या अंजलि दीक्षित जी हैं यहाँ पे और भी लोग हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को कोई दूसरा ही कोई व्यक्ति अगर उसका ऐसे परिचित करा दे कि भैया ये हरिजन है, सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। क्यों नाराज़ हो जाएगा? क्योंकि वो हरिजन नहीं है। हरिजन आपने चाहे नाम दिया, सोच अच्छी थी, लेकिन वो जो नाम है वो पर्टिकुलर ग्रुप को अलॉट हो गया। तो ये बात है। सोच बहुत अच्छी थी गांधी जी की और इसीलिए जो ये समुदाय के लोग थे अनटचेबल्स उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया था। जो इसके प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने कहा ये हम हरिजन गांधी जी के शब्द को नहीं मानते हैं। जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी वही आप रखिए, हमें सम्मान दीजिए। नाम बदलने से क्या होता है जी? काम हमें हमें जो है आप पहचानिए, हमें समाज में वो आइडेंटिटी दीजिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है, ना कि आप नाम बदलिए। तो बहुत से चीज़ें चेंज हुई, आप देखिए जब भारत का संविधान बना तो इन लोग को अलग से वो दिया गया, सब कुछ। आप लोग को पता है ना कि बहुत सी चीज़ें अभी भी हैं, हमारे यहाँ कई दोहे पॉपुलर हैं। बड़ा हमने मतलब हमने बहुत ऐसे-ऐसे लोग को मतलब ओबीसी कास्ट के लोग भी मतलब हर कैटेगरी के लोग जो चमार मतलब जो हरिजन नहीं है आप कह लो, हरिजन ही मैं बोलूँगा उनको। जो नहीं है उनको लोग ऐसे कहते हैं कि भाई चमारों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कई बार मैंने पुरुषों को अपने पत्नियों के बारे में बोलते हुए देखा है कि ये बिल्कुल चमारन जैसा क्यों तुम बिहेव कर रही हो? मैंने ऐसे सुना है भाई। और आप लोग के हो सकता है कुछ हस्बैंड ने अपने पत्नियों को ऐसे बोला भी हो, हैं? तो ऐसा क्यों होता है जब उसे गुस्सा आता है या कुछ होता है तो गाली सूचक शब्द के रूप में उनकी जाति को यूज़ किया जाता है। ये सच बात है। तो ये सच बात है और ये है एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बस मैं आपको हाँ, हाँ, नाव को नौवा बोलते हैं, अच्छा। चलिए ठीक है। तो देखिए मैं एक आप लोग के सामने पूरी चीज़ खींच रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग देखिए हम जानते हैं हमारी जो क्लास है यहाँ पे हर कास्ट के लोग हैं और मेरी एज़ अ देखो हम एक सोशल क्रिटिक हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने सारी चीज़ें उसी तरह से लेकर आएँ, जो चीज़ है समाज में और हर चीज़ हम देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हम उस तरह आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों को और जो एग्ज़ैक्टली जवाहरलाल नेहरू भी आप सभी को पता है अपर क्लास के व्यक्ति हैं। और वो भी जो है किस तरह से जो है देखिए सारी बातें कर रही हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है? तो कई बार आप ये भी देखिए मैंने ये भी देखा है कि जनरल कास्ट के भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो बल्कि आप ये कहिए कि बहुत बार तो अपर क्लास के लोगों ही ने आगे बढ़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और इन लोग का साथ दिया है। भई गांधी जी किस कास्ट को बिलॉन्ग करते थे? क्या गांधी जी जो है वो लोअर क्लास से? नो, गांधी जी अपर क्लास के पर्सन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचिए जो है इन लोगों को हरिजन नाम दिया, इनके सबसे ज़्यादा सपोर्ट में रहते थे। यहाँ तक कि इन लोग की चीज़ों को जो है मतलब जिसे मल कहते हैं, उसे भी इन्होंने साफ किया। सब साफ करते थे लैट्रिन वगैरह खुद गांधी जी बहुत बार इन अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बनाया कि तुमको करना है। बहुत बड़ी बात है। तो बड़े-बड़े लोग सामने आए हैं जिन्होंने सपोर्ट में खड़े हुए क्योंकि हटाना है, अगर किसी कुरीति को हटाना है तो आना पड़ेगा ना सामने। आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भैया ये जो नाम है हु वर डिप्रेस्ड क्लासेज एंड अनटचेबल, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेज या अनटचेबल है, डिप्रेस्ड क्लासेज इज अ न्यू डेजिग्नेशन अप्लाइंग रेदर वेगल्यूट नंबर ऑफ कास्ट। ये कह रहे हैं कि बहुत से जो आपने नाम दिए हैं उस समय के समय ये कहा गया कि आप इन्हें डिप्रेस्ड क्लास बोलो। जो आपने और सब नाम दे रहे हो अनटचेबल और पता नहीं क्या क्या चमार ये सब वो सब तमाम चीजें वो सब हटाओ, डिप्रेस क्लास बोलो। ये नेहरू के समय था। फिर बाद में जो है गांधी जी ने इसे उसी दौरान हरिजन भी बोला। तो ये कह रहे हैं कि चलो एक न्यू डेजिग्नेशन है जो इन लोगों पे मिल रहा है, अलग अलग जो आप नाम देते हैं उसकी बजाय। और देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट लाइन टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर, क्योंकि आप बहुत सी चीजें हैं उनको हार्ड लाइन नहीं है। जैसे आप इसमें भी ध्यान दें, हमने तो बहुत हमारे परिचित में लोग हैं जो इस कास्ट के हैं, जिनको मैं जानता हूं, तो मुझे पहले ये लगता था ना, मैं सच बताऊं मतलब, लेकिन ये सच है
कि हम सोचते थे कि एससी मतलब जो है शेड्यूल कास्ट मतलब ये सिर्फ एक ही प्रकार से है, सारे लोग एक जैसे हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि इनमें भी तरह-तरह के लोग हैं। जैसे पंडितों में अगर बात करें तो दीक्षित, तिवारी और ढेर सारे शास्त्री ऐसे लोग हैं। तो ये होता है कि भैया उनका शादी उनके यहाँ नहीं होगा, उनका ये नहीं होगा, ऐसे करके, है ना? तो ऐसे इनके भी अंदर भी है कि बहुत ढेर सारे अलग-अलग तह हैं और आपको पता नहीं चलता कि कौन-कौन क क्या है, और इनके अंदर भी वही चीज़ है कि शादियाँ नहीं होंगी। अलग-अलग प्रकार तो छोटा-बड़ा सब बना हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो आइडेंटिफ़िकेशन में बहुत दिक्कत है और इसलिए जो है इन्होंने ये कहा कि भैया इसको सेपरेट करो, एक-दूसरे से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, अलग-अलग जो इनके लेयर्स हैं, तो बेहतर है इनको एक नाम दे दो, एक टाइप दे दो। अब आगे बढ़ते हैं। ही आल्सो एड्रेस्ड ही आल्सो एड्रेस्ड द बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन ड्यू टू पर्दा। इन्होंने पर्दा को भी जो है बहुत गलत माना। इन्होंने कहा कि हम स्टैग्नेशन में क्यों फँसे हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम भी है। पर्दा, सती प्रथा, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने कहा ये भी गड़बड़ है। यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि इनके पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे, ये भी विमेन को पसंद नहीं करते थे कि विमेन जो है जैसे सरोजिनी नायडू और ढेर सारे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। तो ये विरोध करते थे कि नहीं, इनके पिताजी कि विमेन का ये नहीं चाहते थे। लेकिन ये जो गांधी जी थे, गांधी जी ध्यान रखिएगा, हरिजन के सपोर्टर थे, विमेन के सपोर्टर थे गांधी जी। और यही सेम चीज़ जो है आपके ये भी ध्यान दें। आपके जवाहरलाल नेहरू साहब भी गांधी जी का जो स्टैंस है उस पे मानते थे, दृष्टिकोण को वो भी लेते थे। गांधी जी हैज़ इंडीड रिटन एंड स्पोकन विद पैशन। गांधी जी ने लिखा भी है, बोला भी है पैशन के साथ विमेन के पक्ष में कि विमेन की इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको फ्रीडम दिया जाना चाहिए। एंड बिटरली कंडेम्ड देयर डोमेस्टिक स्लेवरी। और जो ये डोमेस्टिक स्लेवरी है, इसका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से कंडेम किया था गांधी जी ने। ठीक है, उस समय की बात है और नेहरू जी भी इसी पक्ष के प्रखर है। तो सोचिए कितना बाग आगे की बात है कि ये बहुत ही आगे का सोचते थे जवाहरलाल नेहरू जी, विदेश से पढ़ के आए थे, चीज़ों को समझ रहे थे और जो भी कमियाँ हैं, पर्दा सिस्टम और ये दोनों। अच्छा, आज भी है पर्दा विजय लक्ष्मी जी, तो ये है। पर्दा सिस्टम तो भई दिक्कत का बात है ही, लेकिन अब हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी गाँव में ऐसा है। आप लोग को एक हरियाणा में गाना आया था, मैं उसको बड़ी हमारी बेटी को हम सुनवाते थे। तो मतलब ऐसे कोई गाना लगा दो जिस पे वो डांस करती थी, तो एक ये कौन-सा गाना आया था मुझे याद नहीं आ रहा है। और बड़ा फ़ेमस गाना है वो और उसमें क्या होता है कि उसे पर्दा करने के लिए बोला जाता है। तो नाराज़ होती है। घर जो सास-ससुर हैं बार-बार कहते हैं, जब बहू को देखते हैं तो बेचारी मान लो सिलवट पे कुछ काम कर रही है या कुछ कर रही है। हर समय थोड़े ना पर्दा किए रहेगी। तो ये जा रहे हैं उधर से गुज़र रहे हैं तो अपने बेटे को बुला के बोल रहे हैं कि भई हुँ, उसको पर्दा करने के लिए बोलो, पर्दा। तो वो नाराज़ हो गई तो वो गाना गाती है, हैं? फिर उसके बाद में जो है लास्ट में क्या होता है कि अ, एक पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आता है, फिर वो लेटर देता है पोस्ट वो उसको देता है लेटर, उसमें लिखा रहता है कि भैया ये डीएम हो गई है। तो जब सबको पता चलता है कि गाँव के डीएम हो गए, तो ससुर बोलता है, "ठीक है भाई, अब तुम जो है पर्दा छोड़ दो।" है ना? तब जो है फिर वो पर्दा छोड़ देती है। हाँ। हाँ, या क्या बात है! लामा-लामा घूँघट मैं ना करूँगी। लामा-लामा घूँघट मैं ना करूँगी। बिल्कुल यही है। ठीक है भाई। देखो मैं जो गाने थोड़ा बहुत भी सुनता हूँ मुझे आ जाता है तो भई हाँ। अच्छा वो 52 गज का दामन है? नहीं लामा-लामा घूँघट है। अच्छा दोनों गाना मिक्स हो तो अलग है। चलो टाइटल हो सकता है शुरुआत यही हो 52 गज का दामन। तो कोई भी है मतलब समझ में आ गया है। यूट्यूब पे दोनों डालोगे तो मिल जाएगा। अब मुगल एंड ब्रिटिश मुगल एंड ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं। अच्छा दोनों अलग है, चलो ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा था वो लामा-लामा घूँघट मैं ना करूँगी वाला मैं बोल रहा था। तो मुगल एंड ब्रिटिश पीरियड, अब उसके बाद से देखो ये एंशिएंट के बारे में सब बता चुके हैं आपको, फिर अब उसके बाद मुगल पीरियड पे आते हैं और मुगल पीरियड को इन्होंने बोला है कि देखो भारत में बहुत सी दिक्कतें रहीं, प्रॉब्लम्स रहीं, लेकिन जब एक ऐसा पीरियड आया था जब भारत एक तरह से एक अच्छा देश मतलब एक यूनिट बन गया था। समझ रहे हैं आप? वास्तव में देखा जाए तो अगर आप देखें गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश तक तो भारत को सिर्फ लूटा गया। मोहम्मद गोरी ने ठीक है गुलाम
आया और उसके बाद से उसने गुलाम वंश को इस्टैब्लिश किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वो इस्टैब्लिश करके गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के गया। फिर उसके बाद भारत में जो लोग रहे, लेकिन भारत को एक यूनिट के रूप में एकत्रित नहीं कर पाए पूरे भारत देश को। और साउथ वाला पार्ट हमेशा जो है अविजित रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन लंबा समय तक वो शासन नहीं चला पाए। और साउथ की वजह से ही बल्कि बर्बाद हुआ। फिर उसके बाद और भी लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये था कि साउथ को विजित नहीं कर पाए। तो बहुत मतलब भारत कभी भी एज़ ए यूनिट होल नहीं हो पाया था, जब से मतलब विदेशी आक्रांता है। और उस समय तो बहुत बुरा हाल हो गया। अहमद शाह अब्दाली जब आया, तो किस तरह से भारत को लूट के ले गया। तैमूर लंग आया, तैमूर लंग कब आया था? तुगलक वंश में आया था ना? तो वो पूरा लूट के ले गया, बहुत कत्लेआम मचाया, और जितनी भी औरतें थी, सोने आभूषण सब मार-मार के सब सोने आभूषण लेके चला गया। तो हमारे देश को लूटा भी तो गया है। और इसके अलावा महमूद गजनवी का ना तो नाम आप जानते हैं, तो ये सब लुटेरे थे, बहुत आए देश को बर्बाद करते गए। लेकिन जब मुगल आए, स्पेशली आप कह लीजिए कि अकबर जब आया, तो अकबर से देश एकदम बदल गया। क्योंकि अकबर ने देश को अपना देश माना, और उसके बाद उसने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। ऐसे-ऐसे यहाँ तक कि हमारे देश में धार्मिक रूप से भी बहुत से, आप सभी को पता है, अलग-अलग समुदाय थे, तो उसने धर्म को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और आप सभी जानते हैं कि धर्म के रूप में उसने एक एक अलग से अपना एक धर्म भी बनाया था। इतना ज़्यादा वो धर्म को समझना चाहता था, इबादत खाना का निर्माण करवाया था, जिसमें अलग-अलग धर्म के लोग आते थे और अपनी-अपनी बातें बताते थे, और उन सारे धर्मों को मिला के उसने एक दीन-ए इलाही करके धर्म बनाया था। उसकी बस एक इच्छा थी, मैं मतलब बहुत ही, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हालाँकि उसने किसी को फ़ोर्स नहीं किया कि इस धर्म को अपनाओ, लेकिन उसने उसको बनाया, और वो सब तरह के धर्मों के लोगों का आदर करता था, और उसने देश को एक उसमें बाँधने, उसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। उसके समय में राजपूत बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। उसने ये सोचा कि अगर हमें इस देश के लोगों पे राज करना है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि हिंदुओं को हमें महत्व देना पड़ेगा, और इसके लिए उसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कि जो भी हिंदू राजपूत थे, उनके यहाँ उनकी लड़कियों से शादी करना, या अपने बेटे-बेटियों की या परिवार में और रिश्तेदारों की शादी करवा के, और इस तरह से उसने वैवाहिक संबंध का वो किया। इस तरह से करके जो है, इस तरह से जो कहीं न कहीं राजपूत थे, जो कि सबसे बड़े विरोधी थे, ये बात तय था कि अगर मुगलों का विरोध कौन करेगा? राजपूत विरोध करते थे, क्योंकि वही युद्ध लड़ते थे। उसने कहा अगर राजपूतों को अपनी तरफ हम मिला लें, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए उसने राजपूतों को बहुत बड़े-बड़े पद दिए। मनसबदारी प्रथा आपको याद होगा। मनसबदारी प्रथा में जितने भी बड़े-बड़े जो राजपूत या अमीर होते थे, उनको एक मनसब दिया जाता था। और मनसब के आधार पे ये होता था कि मनसब में घोड़े और जायदाद उनको फिक्स किया जाता था, लैंड दिया जाता था, जिसके आधार पे ये फिक्स होता था कि वो कितने बड़े अमीर हैं। तो उसने ये सारी चीज़ किया, और इस तरह से जो है भारत में उसने जो हिंदू लोग थे उनको मिला लिया, रिश्तेदारी करके, उनको अच्छे-अच्छे पदों पे बिठा के। मान सिंह वगैरह आप याद रखिए, किस प्रकार से जो है मान सिंह, सोचिए राणा प्रताप के खिलाफ लड़ने गए थे। मतलब एक हिंदू एक दूसरे हिंदू के खिलाफ लड़ने गया है, और एक मुस्लिम शासक के लिए। उसने ऐसा बना दिया था, लेवल बना दिया था अपना। तो ये बात मानना पड़ेगा अकबर को, इसीलिए अकबर द ग्रेट बोला जाता है। आपने कभी सोचा अकबर द ग्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने इंडिया में वो काम किया है कि उसे ग्रेटनेस कहा जाएगा। आप सभी को पता है, उसने जजिया कर जो है वो हटा दिया, जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, जो तीर्थयात्री जाते थे उन पे। तो बहुत बड़े-बड़े काम किए, इसीलिए मैं अकबर को बहुत मानता हूँ। और स्पेशली चूँकि मैं मिडवल हिस्ट्री पढ़ा हूँ, तो मैंने अकबर पे काफ़ी रिसर्च किया था, उस दौरान में पढ़ा था। और वास्तव में इसीलिए ग्रेट ऐसे तो किसी को बोला नहीं जाएगा। पूरे भारत के इतिहास में केवल 2 लोग को ग्रेट माना जाता है। एक तो अशोका द ग्रेट है, और एक अकबर द ग्रेट है। तो ये बात है। बड़ी जो है बड़ी बात है ये। और मुझे अब देखो ये कहूँगा, हालाँकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन सम्राट अशोक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे वंशज हैं, हैं? हमारे वंशज कई मामलों में मतलब एक ऐसे हिंदुओं की अगर बात किया जाए, तो हिंदुओं के वो बहुत बड़े वो माने जाते हैं, और मुस्लिमों में सोचो केवल एक हिंदू है जिसको द ग्रेट की उपाधि दी गई, बाकी एक मुस्लिम है। तो उतना बड़ा काम किया है अकबर ने भाई, मानना पड़ेगा। जब विदेशी आया अगर वो भी काम करेगा, तो हम उसे मानेंगे ना। तो ये चीज़ है। और फिर अकबर के बाद लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया।
अगर आप ध्यान दें तो आप आपसे मैं पूछूँ कि ये बताओ कि भारत का स्वर्ण युग कौन-सा था? कैन एनीवन टेल? भारत का स्वर्ण युग जो है, स्वर्णिम पीरियड सबसे किस युग को कहा जाता है? तो अगर एक तो आप एंशिएंट में जाएँ, तो आप बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी को। लेकिन अगर आप यहाँ बात करें मुगल पीरियड में तो कौन-सा पीरियड है? वो कौन-सा पीरियड है? अरे भई शाहजहाँ के टाइम को स्वर्ण काल बोला जाता है। भूल गए हैं आप लोग जब ताजमहल का निर्माण हुआ था। जब भारत हर जगह से डेवलप कर चुका था, तो जब हर तरह से डेवलप हो गया, तो फिर बड़े-बड़े भवन, बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाई जाने लगी जिसको लोग देखें सारी दुनिया में नाम हो, ये बात है। भई ये बताओ जब हम कब जैसे कोई व्यक्ति जो है कब बहुत बड़े-बड़े घर लेगा, कार लेगा, वो करेगा, कब करेगा? जब वो धन-धान्य से बहुत मजबूत हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करेगा। तो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है शाहजहाँ के टाइम को, बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो वही इन्होंने बात कहा कि जो मुगल्स थे वो आउटसाइडर थे, स्ट्रेंजर थे इंडिया के लिए, लेकिन बहुत बड़ी बात है, लेकिन इट दे फिटेड इनटू द इंडियन स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि वो इंडिया के जो स्ट्रक्चर थे उसमें अपने आप को उन्होंने फिट किया, बहुत ही स्पीड के साथ। मुगल बहुत तेजी से बहुत अकबर बहुत जल्दी राजा बन गया था क्योंकि बाबर ने बहुत कम समय शासन किया, हुमायूँ को ज़्यादा मौका नहीं मिला, फिर तुरंत अकबर आ गया, मात्र 14 साल का था बेचारा। लेकिन ये था कि अपने आप को इन्होंने बहुत तेजी से फिट किया, जो इंडियन ट्रेडिशन है सब कुछ, और अपने आप को वन ऑफ द इंडियंस बना ले गए, और इसीलिए उस पीरियड को हम बोलते हैं इंडो मुगल पीरियड, क्योंकि ये इंडियंस की तरह इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो ये ध्यान रखिए, और अकबर के बारे में उन्होंने बात बोली है कि अकबर वो पर्सन है जिसने यूनिटी भारत में स्टैब्लिश किया। देखो वो लाइन है, मैंने अंडरलाइन किया कि अकबर वो पर्सन है जिसने यूनिटी स्टैब्लिश किया, और शाहजहां वो पर्सन है जो कि फ्रा- फ्रांस में जो लुई चौदहवां था, लुई चौदहवां अपने समय का बहुत बड़ा राजा माना जाता था फ्रांस का, तो उसके सामने उस समय कंटेम्पोररी शाहजहां थे, लेकिन शाहजहां ने स्टैब्लिश किया अपने आप को, और उस समय का ये जो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर या गोल्डन पीरियड माना जाता था। वाइल द 30 इयर्स वार रेवेज्ड यूरोप, यूरोप में एक तरफ देखिए तो 30 ईयर वार चल रहा है, लेकिन भारत में उस समय क्या हो रहा है, सोचो हम कितना आगे हैं। हमारे यहाँ ताजमहल बन रहा है, जामा मस्जिद बन रहा है, जो कि आज भी ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। ठीक है, जामा मस्जिद दुनिया के सबसे बेस्ट मस्जिद में से एक है, तो बड़ी बात है कि नहीं है? जहाँ यूरोप लड़ रहा है, वहीं हमारे देश में कितने बड़े-बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो यानी हम तो आगे थे ही, आगे हैं, कोई बात उसमें शक नहीं है। कंट्रास्ट द ब्रिटिश गेन कंट्रोल इन 18th सेंचुरी, लेकिन दुःख का बात ये है कि फाइनली जो है, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। उस समय जो मुस्लिम्स थे, वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ गए थे, और फिर सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो है पहले कंपनी डाली, फिर धीरे-धीरे 18वीं शताब्दी तक वो आते-आते क्या किया, उन्होंने पूरी तरह से जो है हमें अपने कंट्रोल में ले लिया। और मराठों को हरा दिया इन्होंने अंतिम में, और टीपू सुल्तान को हरा दिया, जो फ्रेंच यहाँ आए थे उनको भी हरा दिया, सबको हरा के पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया इन्होंने। दे स्ट्रेंथेन फ्यूडल लॉर्ड्स, और इसके अलावा ये भी इन्होंने कहा कि जो जमीन के जो लॉर्ड्स थे उस समय, ठीक है, लाट समझते हैं आप लोग, जो जमींदार थे उन लोगों को इन्होंने अ, अ, मजबूत किया। इनको लगा कि हम बाहर से कितने लोग को लेकर आएंगे, तो उनको लगा भारत में मजबूत कौन है, जमींदार हैं, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, और इनका कंट्रोल भी है लोगों के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि डुअल सिस्टम, उस समय एक प्रणाली ला दिया कि कहा जमींदारों से कहा कि देखो, हम तुमसे कुछ छीन नहीं रहे हैं, तुमको बस एक काम करना है कि तुमको हमें इतने रुपये हर साल देना है, ठीक है? तुम सारा काम कराओ, तुम लोगों से फसल उगवाओ, क्या करवाओ वो तुम जानो सब। हुँ? हम तुमको सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, दीवानी तुम हमें बस दे दो। वो जो खेती-ओती वाला है वो सब तुम वहाँ से तुम दो, और बाकी तुम्हारी रक्षा करना, सब कुछ तुम्हारे राजपाट को सुरक्षित करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से जो है उन लोगों ने क्या किया कि फ्यूडल लॉर्ड्स को अपने लिए यूज़ किया, और धीरे-धीरे जो है भारत को और खोखला करने लगे। अब बताइए जब फसल भी नहीं हो रही है तो कैसे? और ये भी ध्यान दीजिए, जमींदारों ने बहुत अत्याचार किया। अगर आप उस समय की कहानी को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जमींदारों ने जितने भी, ऐसे तो अनटचेबल माना जाता था उस समय की महिलाओं को, लेकिन उस समय की महिलाओं को ऐसा बात कहा जाता है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो बताते हुए हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कि अगर किसी भी जमींदार को, किसी की भी घर की, चूँकि ज़्यादातर अनटचेबल खेतों में काम कर रहे हैं, अगर कोई भी लड़की है या कोई औरत है उसे पसंद आ गई, तो फिर उसके बाद से जो है
प्रॉपर्टी को उस जमींदार के पास जाना पड़ता था। तो ये बहुत गंदगी थी, जमींदारों ने भी बहुत ज़्यादा शोषण किया है। पैसे उनको चाहिए तो पैसे के लिए शोषण करते थे, जो उनको चाहिए शारीरिक तौर पे शोषण करते थे। सब कुछ उन्होंने किया है और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वही उस समय पावरफुल थे और जो विदेशी थे वो कहीं न कहीं उनके ऊपर डिपेंड करते थे, उनसे उनको पैसे लेने हैं, सब कुछ लेने हैं, तो उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वही है, रक्षक-भक्षक बन गए थे बीच में। सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 58। अ, और आप ये भी ध्यान दीजिए, जब इन्होंने अपने इतने लोग को मिला रखा था तो बहुत से लोग विरोध भी किए इनका, लेकिन फिर भी जो 1857 की क्रांति आप सभी को पता असफल हो गई थी हमारी। जबकि बड़े पैमाने पे क्रांति हुई थी, लेकिन वो असफल हो गया था। व्हिच नेहरू कॉल्ड अ फ्यूडल अपराइजिंग, और जिसे नेहरू कहते हैं कि ये एक तरह से फ्यूडल अपराइजिंग होता है यहाँ से, जो आपके लॉर्ड्स हैं वो एक नए रूप में निकल के आते हैं। इकोनॉमिकली द ब्रिटिश प्लानिंग कमिटी एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटा, आप ध्यान रखिएगा उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो है उन्होंने पर कैपिटा इनकम जो है बताया था भारतीयों की 15 से 25 रुपये थी, जबकि विदेशों की कितनी थी, वेस्ट की 65 थी। तो हम तो पीछे थे ही शुरुआत से। अब आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक मैसेज दिया था अपने 80th बर्थडे पे, ठीक है। जब 80 साल के थे तो उन्होंने जो ब्रिटिश का कल्चरल इम्पोजिशन है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और ये कहते हैं कि एज आई लुक बैक द बेस्ट एंड नोबलेस्ट गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी मोनोपोली ऑफ पर्टिकुलर रेस ऑफ कंट्री। ये कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कंट्री कैसी रही है, बेस्ट एंड नोबलेस्ट गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी रही है। हमने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है, बहुत कुछ किया है, हम दुनिया के कभी सबसे अच्छे लेवल पे थे, ट्रेड में, हर चीज़ में हम बहुत आगे थे। लेकिन आज हमारे देश के ऊपर या ऐसे दुनिया के और भी बहुत ढेर सारे देश हैं जिनके ऊपर मोनोपोली है। किसका? एक पर्टिकुलर कंट्री का, पर्टिकुलर रेस का, स्पेशली उनका इशारा था ब्रिटिशर्स की ओर। ये कह रहे हैं कि इट्स स्कोप मे नॉट बी लिमिटेड नॉर इट मे बी रिगार्डेड एज़ द माइजर्स होard बरीड अंडरग्राउंड। और ये कह रहे हैं कि इसका स्कोप जो है आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये लिमिटेड है। दिस इज वाई इंडियन लिटरेचर विच नरिश्ड अवर माइंड्स इन द पास्ट, और ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है कि उसने जो है पास्ट में कभी हमारे माइंड को नरिश किया हो। हमें जो है हमें इंडियन हमने चूंकि ये भी ब्रिटेन विदेश जाके अंग्रेजी सीख के आए थे, वहाँ पढ़ा था इन्होंने, तो कहा था, इन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से हमारे माइंड जो है फ्लरिश हुए हों, हमने सीखा हो, लेकिन ये सच बात है। उसके बावजूद भी डज नॉट इवन कन्वे इट्स डीप रेजोनेंस टू द रेसिस ऑफ आवर हार्ट। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कभी भी हमारे हार्ट के जो रेसिस हैं, रेसिस का मतलब कोने, कॉर्न, और रेजोनेंस का मतलब इम्पैक्ट। तो ये कह रहे हैं इम्पैक्ट या इफेक्ट, ये कह रहे हैं कि कभी भी जो इंग्लिश लिटरेचर है आप उसको चाहे हमारे ऊपर जितना थोप लो, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजी को सबसे टॉप पे मानते थे। मैकाले का आप लोगों ने मिनट्स पढ़ा है, उसने इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है बोला जाना चाहिए, स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, जो क्लर्क और जो आपका न्यायालय है सब जगह की लैंग्वेज को इंग्लिश में कर दिया। तो वही इन्होंने कहा कि तुम जबरदस्ती अपने कल्चर को, और जो क्रिश्चियनिटी है, मिशनरीज बहुत ढेर सारे हैं, आप मिशनरीज को देखिए, अनटचेबल्स में मिशनरीज हैं कि नहीं है, जो बार बार जब ये बेचारा दुखी रहता है, परेशान रहता है बखा आपका, तो एक मिशनरी था, वो कहता है कि भैया तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो कह रहे हैं कि तुम मोनोपोली करना चाहते हो, तुम अपने धर्म के द्वारा और तुम अपने लैंग्वेज के द्वारा हमारे ऊपर एक तरह से कल्चरल इम्पोजिशन कर रहे हो, हमें कल्चरली जो है इंट्रैप करना चाहते हो, इम्प्रिजनमेंट में लाना चाहते हो। ये सही नहीं है। और ये कहते हैं तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है कि हमारे लिए हमने उससे ज़रूर कुछ सीखा है या हमें अच्छा लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी इंग्लिश जो है वो हमारे हार्ट में उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल सकती जो कि हमारा खुद का कल्चर, हमारी जो लैंग्वेज है वो चीज़ें। तो ये सब सारी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, और सबसे लास्ट में अब हम इस ऐसे के आ चुके हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अब देखो धीरे धीरे हम देखो शुरू से लेकर एंड तक आ रहे हैं। आप सभी को इसी में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार जो है अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए भारत में ही एक अंग्रेज ने ही स्थापना किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में। उस अंग्रेज का नाम कोई बता सकता है क्या? वो अंग्रेज कौन था जिसने भारत में कांग्रेस की स्थापना की? कैन एनीवन टेल फास्ट? एओ ह्यूम, बहुत अच्छा भाई, तालियां हो जाए रुचि के लिए। अब ध्यान दें आप फिर
आप ध्यान दें, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन ये भी था हर हर समुदाय में, हर प्रकार के संगठन में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो एक बहुत अग्रेसिव होते हैं, एक जो बहुत कूल माइंड के होते हैं। तो इसी तरह कांग्रेस में भी 2 विचारधारा के लोग आ गए थे और धीरे-धीरे उनमें दरार बढ़ता जा रहा था, ठीक है? एक गरम दल के थे, एक ठंडे द गरम और नरम दल माना जाता है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? तो उनके बीच में क्लैश हुआ। 1907 में एक सूरत का अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो गरम दल है वो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में अलग हुआ, और जो अग्रेसिव वाले हैं, जो आपके हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो बाल गंगाधर के नेतृत्व में अलग हो गए। ठीक है? तो ये है। बाद में गांधी जी ने इस कांग्रेस को बहुत आगे बढ़ाया अपनी नीतियों से, लाल बाल पाल, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अब आप सभी को जिन्ना के बारे में पता है कि जिन्ना एक बहुत बड़ा जो है पॉलिटिशियन था, और पाकिस्तान के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बाद में, पहले तो ये कांग्रेस के साथ था, बाद में ये अपने आप को अलग कर लेता है कांग्रेस से और एक अलग पार्टी बनाता है। आप सभी को पता है, नाम बताइए पार्टी का। अलग पार्टी बनाता है, मुस्लिम लीग। और उसके बाद से ये अपने लिए अलग देश, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग हर चीज की मांग करने लगता है। तो वही बात यहाँ पे भी इन्होंने एक रीजन दिया है कि भैया ये क्यों अलग हुआ। तो ये कहते हैं कि एम ए जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसलिए नहीं इसने कांग्रेस को छोड़ा क्योंकि उसका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन पे, ऐसी बात नहीं है, बट बिकॉज ही कुड नॉट अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू एंड मोर एडवांस आइडियोलॉजी। जो न्यू एंड मोर एडवांस आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, उसमें वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों की भलाई के लिए वो अलग हुआ था, ऐसी बात नहीं है। आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए अलग हो गया। इवन मोर, और ये भी हो सकता है बिकॉज सो इट्स लाइक द क्राउड्स ऑफ इल ड्रेस्ड पीपल। आप कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना को देखिएगा, आप देखेंगे कि वो बहुत ही ड्रेस्ड रहते थे, वेल ड्रेस्ड रहते थे, लंबे से थे, और बहुत ही शौकीन थे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे से रहने का। तो इनको लगता था कि भैया जो इल ड्रेस्ड लोग हैं उसको ये डिसलाइक करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना टॉकिंग हिंदुस्तानी, इनको नहीं अच्छा लगता था कि हिंदुस्तानी में कोई बात करता हुआ उनसे मिले, अंग्रेजी बोलने वाला आदमी चाहिए उनको। और ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में भरे हुए थे, तो इसलिए वो अलग हो गया। हिज आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स वाज अ सुपीरियर वैरायटी, ये कहते हैं कि उसके जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स थे बहुत सुपीरियर वैरायटी के थे। मोर सूटेड टू द लेगिस्लेटिव टेम्पर और कमिटी रूम, ये कहते हैं कि भैया ये केवल बड़े बड़े लोगों के बीच में बात कर सकते थे, हैं, सुपीरियर लोगों के लिए थे। लेगिस्लेटिव चैम्बर में बात करने वाले लोगों के लिए इनके मतलब थे, बहुत मतलब हाई लेवल पे ये पॉलिटिक्स को अपना रखते थे आइडिया इनका। तो ये थोड़ा-सा सही नहीं था, मतलब कॉमन लोगों के लिए नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इसलिए कांग्रेस चूँकि कॉमन लोग का सपोर्ट करती थी, कॉमन लोग के लिए बात करती थी, इसलिए वो अलग हो गए। चलो ठीक है, ये तो इनके विचारधारा हैं, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक में और कहाँ तक आता है। तो आप देखेंगे बुक क्रिप्स मिशन की भी बात करता है, जो क्रिप्स का प्रपोजल आया था, ठीक है? एंड द कंट्राडिक्शन ऑफ ब्रिटिश फाइटिंग एक्सिस, ठीक है? ऑटोक्रेसी व्हाइल डिनाइंग डेमोक्रेसी इन इंडिया वर्ल्ड वार सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, जो ब्रिटिशर्स हैं ये हालांकि खुद ही जो है धुरी, आप सभी को पता है वर्ल्ड वार चल रहा है ना, वर्ल्ड वार टू। तो ये खुद ही जो है ये कह रहे हैं कि भैया जो धुरी देश हैं वो अपना ऑटोक्रेसी दिखा रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ में लड़ रहे हैं, और खुद इंडिया में ये ऑटोक्रेसी मचाए हुए हैं। तो वही कह रहे हैं, तो बड़ा कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ तुम वर्ल्ड वार लड़ रहे हो कि हम दूसरे देशों को जो है समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और एक हमारी तरफ देख रहे हो, हमारी तरफ अन्याय कर रहे हो। तो ये है। ये हमें डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे, स्टेट डोमिनियन स्टेट समझते हैं, मतलब जो है हम जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे। तो फिर वही बात थी कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, हमारे ऊपर कोई नहीं रहेगा, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते हैं। नेहरू एंडेड द बुक विद लुक फॉरवर्ड द फ्यूचर, लुक टुवर्ड द फ्यूचर। ये बुक को एंड करते हैं फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, देखते हुए। वो क्या है, वी आर ऑन द ईव ऑफ जनरल इलेक्शन इन इंडिया, कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में। एंड दीज इलेक्शन एब्जॉर्ब अटेंशन, और इन इलेक्शन में अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। बट द इलेक्शन विल बी ओवर सून एंड देन, हो सकता है इलेक्शन, ठीक है, जल्दी हो देर में हो, होगा ही। द कमिंग ईयर इज लाइकली टू बी वन ऑफ द स्टार्म एंड ट्रबल। ये 1946 में लिखते हैं, तो 47 में आप सभी को पता है उस समय ये हो गया था कि भाई भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा अगले साल। तो वही कह रहे हैं कि जो अगला साल आने वाला है वो बहुत ही तूफान और कष्ट का साल होगा, आसान नहीं होगा। कोई भी देश जो आजाद हो गया, इतने सालों तक दास्ता में रहा, उसको संभालना का आसान बात है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, टर्मोइल में रहेगा, धर्म को लेके, जाति को लेके तमाम विवाद है।
तो वही कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक साल होने वाला। आप सभी को पता है हुआ भी 1947 में किस तरह कत्लेआम हुआ जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। देयर इज गोइंग टू बी नो पीस इन इंडिया, और ये कहते हैं कि अब इंडिया में कोई भी पीस आपको नहीं मिलने वाला है, और इल्सवेयर या कहीं भी एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि किसी भी देश को आज़ादी मिल गई, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी देश हो, क्या आज़ादी के आधार पे आप कह सकते हैं कि उस देश में पीसफुलनेस आ जाएगा? नो। अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, समस्याएँ हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं क्रूड अवस्था में। हमें धीरे-धीरे अपने आप को बेहतर बनाना होगा, परिपक्व बनाना होगा। तो दिक्कतें अभी बहुत रहेंगी, पीसफुलनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, स्टॉर्म एंड ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्मॉइल बना रहेगा। ठीक है? एक समय के साथ ही हम इस पे विजय पा पाएँगे और सारी चीज़ों को सही कर पाएँगे। इसी के साथ आज की क्लास ये जो आपकी स्पेशली डिस्कवरी ऑफ इंडिया की है खत्म होती है। बताइए आप लोगों को कैसा लगा? क्या सीखा आप लोगों ने? मज़ा आया? चलिए, थैंक यू एवरीवन।